हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, जिन बच्चों की एग्ज़ाम्स हैं नवंबर 22 या फिर मई 23 में, उन बच्चों के लिए आरटीपी जो आपका रिसेंटली मतलब इशूड हुआ है बाय आईसीआई, उसकी हम बात करेंगे। नवंबर 22 की आरटीपी की पहले तो डियर हमने प्लान किया था कि ये वाला मतलब सेशन हम आपके साथ मीन्स लाइव लगाएं, बट ड्यू टू सम रीज़न ये लाइव नहीं हो सका। सो हमने कहा कि चले ठीक है, हम आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको मतलब दे देते हैं। तो फिर आपको पता है डियर कि जब भी आप किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम देने के लिए जाएं, कम से कम लास्ट के 2 आरटीपीज और एमटीपीज आपको बहुत ध्यान से करके जाने चाहिए। तो फिर इस वाले वीडियो में हम आपके साथ आरटीपी की बात कर रहे हैं, जो कि नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए आईसीआई ने इशू किया है। तो इसलिए बहुत ध्यान से ये वाला वीडियो देखें, बहुत ध्यान से देखें। और हाँ, जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं डियर मई 23 या फिर ऑनवर्ड्स, उनके लिए हमारी अपडेटेड क्लासेस हैं EISSM की। तो अगर आपको प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी मतलब डाउट लगता है तो आपको वो क्लासेस जरूर से कंसिडर करनी चाहिए। तो फिर चलें, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास इन द सेंस आरटीपी डिस्कशन। तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे सबसे पहले पेपर 7 EIS एंड SM सेक्शन A EIS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर ये अंग्रेजी तो हम भी पढ़ सकते हैं, चले अच्छी बात है। आगे आते हैं, जल्दी से मेरे साथ साथ देखेंगे कि आपको केस स्टडी एग्जाम में रीड कैसे करनी है, आपको केस स्टडी एमसीक्यू में आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें। Since 1990s, RS Limited has been one of the leading companies in India dealing in the business of pulses। अच्छा, तो ये जो है वो इतने साल से क्या डील कर रहे हैं, किस वाले बिजनेस में? पल्सेस के। तो ये पल्सेस के बिजनेस में डील कर रहे हैं, मीन्स दाल हो गए, दाल वगैरह। Lately in 2019, with the purpose to expand its business, the management of RS Limited decided to start its business in the field of spices as well। अच्छा, तो अभी ये कहाँ पे है डियर? सिर्फ और सिर्फ पल्सेस। अभी स्पाइसेस में भी आना चाहते हैं, मीन से अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं विद स्पाइसेस आल्सो। इसका मतलब ये कि मतलब पल्सेस तो रहेंगे, साथ में स्पाइसेस भी ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। to develop infrastructure and procure necessary processing equipment in order to promote cross sell activities। किसी को कुछ याद आ रहा है? What is the meaning of cross sell activities? या फिर cross sell क्या होता है? CRM याद करें डियर, आपके ERP का CRM मॉड्यूल, वहां पे आपने 2 टर्म्स पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था अपसेलिंग और दूसरा आपने पढ़ा था क्रॉस सेलिंग। सो व्हाट इज अपसेलिंग एंड व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? किसी को अगर याद आ रहा हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल ERP में आपने 2 टर्म्स पढ़े थे। एक का नाम था अपसेलिंग और दूसरे का नाम था क्रॉस सेलिंग। अपसेलिंग क्या होता है? अपसेलिंग होता है कि लेट्स से कि अगर कोई कस्टमर आपसे राइस खरीदने को आता है, राइस, तो लेट्स से कि आपसे वो जो राइस परचेज करना चाहता है उसका रेट है लेट्स से ₹50 पर kg। बट अपसेलिंग क्या होती है कि आपने क्या किया, उनको बातों ही बातों में 50 रुपए की जगह 80 रुपए पर किलो वाला राइस चिपका दिया। दैट इज अपसेलिंग, कि कस्टमर जो चाहता है आप उससे उसको प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं। दैट इज अपसेलिंग, ठीक बात है। देन सर व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? क्रॉस सेलिंग होता है कि कस्टमर अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ राइसेस खरीदने को आया है, सिर्फ राइस परचेज करना चाह रहा है, आप उसको राइस के साथ साथ पूरा का पूरा ग्रोसरी और आप उसको मतलब सेल करते हैं। दैट इज क्रॉस सेलिंग, कि कस्टमर जो खरीदने आया है वो तो वो खरीद के जाए, साथ में हम इसके अलावा और उसको क्या क्या चीजें सेल कर सकते हैं इन एडिशन टू व्हाट ही वाज इंटेंडेड टू परचेज ओरिजिनली, हम उसको एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें मतलब सेल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। तो मुझे बताएंगे यहाँ पे क्रॉस सेलिंग क्या आपको लगता है कि सही टर्म यहाँ पे केस स्टडी में आईसीआई ने यूज किया है, या फिर इनको अपसेलिंग यूज करना चाहिए? सारे बच्चे मुझे सोच के बताएं कि यहाँ पे जो क्रॉस सेल वर्ड है, क्या ये सही वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या फिर ये अपसेल वर्ड आना चाहिए था? डियर, ये अपसेल वर्ड यहाँ पे कब आता? जब आप क्या करते, जब आप एक प्रीमियम क्वालिटी ऑफ मतलब पल्सेस की तरफ भी जा रहे होते। सो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे स्पाइसेस का बिजनेस ना शुरू करके अगर आप ये कहते कि अभी हम जो पल्सेस का बिजनेस करते हैं, अब हम एक खास प्रकार का प्रीमियम क्वालिटी ऑफ मतलब पल्सेस का भी काम करना शुरू कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे अपसेलिंग वर्ड सही रहता। बट चूंकि यहाँ पे आप पल्सेस के साथ साथ स्पाइसेस के काम में जा रहे हैं, मीन्स आप अपना फील्ड जो है वो मीन्स एनहांस कर रहे हैं। सो दैट इज क्रॉस सेलिंग, कि जो कस्टमर हमसे पल्सेस खरीदने को आएगा, हम उसको पल्सेस तो बेचेंगे, साथ में उसको स्पाइसेस भी सेल कर देंगे। सो दैट इज क्रॉस सेलिंग। आई गेस गेटिंग, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट यूज्ड वेरियस डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स टू प्रिडिक्ट कस्टमर बिहेवियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फेलियर। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से 2 बातों को, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे जो है वो डेटा एनालिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम 2
प्रायर या फिर दो मेन पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। एक तो है प्रेडिक्ट कस्टमर बिहेवियर और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फेलियर। मुझे बताएंगे डियर, अगर आप किसी नए स्ट्रीम ऑफ बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो क्या वहां पे आपको उसके लिए प्लांट्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ सर। तो आप कैसे प्लांट्स मीन्स आप इक्विपमेंट्स वगैरह बाय करना चाहेंगे जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ज्यादा हो या फिर कम हो? सर हम तो ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन टाइम कम हो, क्योंकि हम ऐसे मीन्स इक्विपमेंट्स वगैरह क्यों परचेज करें जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है। आर यू गाइस गेटिंग? तो फिर हमने क्या किया, हमने ना दो तरीके के एनालिसिस किए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया डिफरेंट कस्टमर्स के बिहेवियर का मतलब प्रेडिक्शन किया, और सेकंड हमने क्या किया, अपने इक्विपमेंट फेलियर की प्रोबेबिलिटी का असेसमेंट किया। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द सेट एनालिसिस द मैनेजमेंट ऑफ आरएस लिमिटेड सेलेक्टेड सप्लायर एक्सवाई लिमिटेड। अच्छा, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेट एनालिसिस की हमने जब ये एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे हमने एक्सवाई लिमिटेड एज अ सप्लायर अपना सेलेक्ट किया। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। हमने कहा कि हम नए एरिया ऑफ मीन्स स्ट्रीम में जा रहे हैं, मीन्स हम एक नया भी काम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पल्सेस टू स्पाइसेस। तो इस वाले नए बिजनेस के लिए हमें जो मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, इसके लिए हमने एक नए व्यक्ति का सिलेक्शन किया, डेट इज एक्सवाई लिमिटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर से ये चीजें परचेज नहीं की। मुझे बताया ना, अगर मैं पल्सेस को सेल करता हूं तो इसके प्लांट्स, मशीन्स वगैरह तो मैं कहीं ना कहीं से तो परचेज करता हूँ। हाँ सर। तो मैं जहां से अपने पल्सेस के बिजनेस के मशीन, प्लांट वगैरह परचेज करता हूं, मैंने स्पाइसेस के लिए वो वाला सप्लायर चूज नहीं किया, और मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा सप्लायर मैंने इसके लिए आइडेंटिफाई कर लिया, डेट इज एक्सवाई लिमिटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा होगा कि सर जी मेरे जो एग्जिस्टिंग सप्लायर हैं, हो सकता है कि मुझे वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वगैरह वो सेल ना करते हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को स्विच कर लिया किसी दूसरे सप्लायर पे। और मैंने किस एनालिसिस के बेसिस पे किया, सारे बच्चे बताएंगे? मैंने सर ये किस एनालिसिस के बेसिस पे किया? मैंने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फेलियर के बेसिस पे किया। ये गया कहां? प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फेलियर के बेसिस पे। तो मुझे लगा होगा कि मेरे जो एग्जिस्टिंग मतलब सप्लायर हैं, वो मुझे जो इक्विपमेंट्स वगैरह सेल करते हैं, हो सकता है कि उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, तो हमने उनकी जगह किसी नए सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया, एक्सवाई लिमिटेड। आर यू गाइस गेटिंग? ठीक है, आगे आते हैं, ऑब्टेन द रिक्विजिट इक्विपमेंट फ्रॉम इट so to increase its production and provide quality products to its customer। तो सर जी हमने ना दो, हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर हम एक्सवाई लिमिटेड से इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं तो हमारा दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा कि हम अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर। तो मुझे बताया मैं अपना प्रोडक्शन अपने ऑर्गेनाइजेशन का कब बढ़ा सकता हूँ? जब मेरे इक्विपमेंट्स कॉन्टिन्यूसली फेल करते रहे तब बढ़ा सकता हूँ, या जब मेरा इक्विपमेंट जो है वो हाईली मीन्स अच्छे तरीके से काम करे, मीन्स हाईली रिलायबल वे में काम करे। सर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन तभी बढ़ा सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके इक्विपमेंट प्रोबेबिलिटी मीन्स इक्विपमेंट फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर आपके इक्विपमेंट फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन स्टेडली बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सप्लायर एक्सवाई लिमिटेड का सिलेक्शन किया कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन जो है डियर वो एनहांस करना चाहते हैं, और जितना ज्यादा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन एनहांस करेंगे, आप अपने कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं, उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप उन्हें सेल कर सकते हैं। ठीक बात है। आगे आते हैं, एट दैट टाइम एक्सवाई लिमिटेड हैड अ policy, had a policy to offer a discount of 2% to its customers if the cash payment was made within 7 days. However, RS Limited made the payment of 5 lakh after 10 days using RTGS facility and did not avail the discount offered by XY Limited. तो आपने ये FM वगैरह में देखा होगा, मतलब नेट ये 5 नेट ऑफ 2 समथिंग, मुझे तो डियर एग्जैक्टली वो मतलब याद नहीं है। तो यहाँ पे मुद्दे वाली बात यह है कि यहाँ पे एक्सवाई लिमिटेड ने कहा था कि साहब अगर आप हमें 7 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 2% का मतलब डिस्काउंट ऑफर करेंगे। बट इन्होंने इनको 10 दिन के बाद पे किया 5 लाख रुपए यूजिंग आरटीजीएस, और इन्होंने एक्सवाई लिमिटेड द्वारा ऑफर किया जाने वाला डिस्काउंट अवेल नहीं किया। तो चलिए साहब ये आपकी बिजनेस पॉलिसी होगी। आगे आते हैं, आरएस लिमिटेड इंस्टॉल्ड दीज न्यू procured machines in its various operational units and to operate them the workforce of RS Limited was strengthened। ठीक बात है, अगर आप डिफरेंट नई प्रकार की मशीन्स लाएंगे तो अकॉर्डिंगली आपको अपने वर्कफोर्स में भी उसी प्रकार के चेंजेस करने पड़ेंगे जो उन्होंने यहाँ पे कर लिए।
अच्छा, RS Limited decided to expand its business ventures through online modes by collaborating with various renowned e-commerce websites where it can offer its products to customers under various discounts and schemes. अच्छा, तो आपने बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू कोलैबोरेट किया जहां पे आप उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक सेल करना चाहते हैं और आप उनके वाले प्लेटफॉर्म पे जो है वो अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट्स और स्कीम्स को ऑफर करेंगे. अच्छी बात है. These websites would display the electronic catalog of RS Limited, and in return RS Limited shall pay these websites suitable commission charges from the sales revenue generated from these sites. अच्छा, तो ये वाली वेबसाइट्स क्या करेंगी, RS Limited का एक इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग जनरेट करेंगी जो अपनी वेबसाइट पे ये लोगों को, बायर्स को शो करेंगी और अगर बायर वहां से परचेज करता है तो RS Limited इनको फीस पे करेगी, मींस कमीशन पे करेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया होगा, अपनी वेबसाइट में RS Limited का एक पूरा का पूरा पेज बना दिया होगा. तो एक पूरा का पूरा पेज बना दिया होगा कि RS Limited के अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ताकि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू भी जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और आप इस वाली सर्विस के लिए फ्लिपकार्ट को क्या पे करेंगे, एक सुटेबल अमाउंट ऑफ कमीशन जो आपने एग्री किया होगा उस वाले सेल से जो क्या फ्लिपकार्ट के थ्रू जनरेट करते हैं. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. These websites to display, हमने पढ़ लिया. With the business expansion, the management of RS Limited noticed to bring out the following changes in their existing ऑटोमेटेड सेटअप. अच्छा, तो इनके पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड सेटअप है बट इन्होंने एक नए बिजनेस को ऐड करने की वजह से अपने वाले सिस्टम में ये चेंजेस किए. तो ये क्या क्या चेंजेस हैं, देयर ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी शैल बी मेड मोर रोबस्ट एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान शैल बी फॉर्मुलेटेड. अच्छा, तो अगर आप इस वाले लाइन को पढ़ें तो आपकी एक बहुत अजीब सी बात पता चलेगी कि सर जी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान शैल बी फॉर्मुलेटेड. इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपके पास बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स नहीं थे. इसको तो पढ़ के हमें यही समझ आता है. हाँ चले, यहां अगर आप कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी शैल बी मेड मोर रोबस्ट, तो ये बात तो हमें चले मतलब समझ में आती है कि साहब जैसे जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस मतलब एनहांस होंगे, आपको उसी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी भी एनहांस करनी पड़ेगी. इसमें तो चले कोई शक नहीं है. बट साहब ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आती कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान शैल बी फॉर्मुलेटेड, इसका मतलब कि अभी तक आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स नहीं बनाए थे, ऐसा सही नहीं है. एनीहाउ, आगे आते हैं. टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एंट्रीज इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट. अच्छा, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एंट्रीज इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट RS Limited switched its manual attendance system to biometric system. तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रेमाइसेस में अनऑथराइज्ड लोगों की एंट्री प्रोहिबिट कर दें. इसके लिए इन्होंने मैनुअल सिस्टम की जगह इन्होंने इसके लिए मैनुअल सिस्टम की जगह बायोमेट्रिक सिस्टम लगा लिया. लेट्स से लोगों के फिंगरप्रिंट के थ्रू अब उनको एंट्री मिलेगी. तो मान लीजिए कि अगर लेट्स से मिस्टर ए हमारे ऑथराइज्ड वर्कर हैं, उनको हमने एक आई कार्ड इशू किया हुआ था, वो आई कार्ड शो करते थे और आई कार्ड के थ्रू वो एंटर कर जाते थे. बट हो सकता है कि अगर मिस्टर ए के आई कार्ड को किसी ने चोरी कर लिया तो वो हमारे प्रेमाइसेस में एंटर कर जाएगा. बट अब हम क्या करेंगे, अब हम मिस्टर ए का थंब इंप्रेशन यूज करेंगे या फिर हम उनका रेटिना इस्तेमाल करेंगे. मींस आपको अपना रेटिना स्कैन करना पड़ेगा या आपको अपना थंब इंप्रेशन मतलब शो करना पड़ेगा, तभी आप हमारे प्रेमाइसेस में एंटर कर सकते हैं. तो लेट्स से अगर मिस्टर ए का आई कार्ड किसी ने चोरी कर भी लिया तो वो व्यक्ति हमारी प्रेमाइसेस में एंटर नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति हमारी प्रेमाइसेस में एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास मिस्टर ए का रेटिना नहीं होगा या फिर उसका थंब इंप्रेशन नहीं होगा. ठीक बात. तो इससे हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अनऑथराइज्ड एंट्रीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं. ठीक बात. अच्छा, आगे. टू एनहांस द फिजिकल सिक्योरिटी लाइक द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास इज रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज द विजिटर्स एक्सेस. तो अगेन अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रीमाइसेस में एंटर कर जाए अनऑथराइज तरीके से तो उसको मतलब रोकने के लिए हमने क्या किया होगा, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा. अगर किसी को याद आता हो तो चैप्टर नंबर 3 में आपने एक मतलब टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था फिजिकल सिक्योरिटी. सो दीज आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ योर फिजिकल सिक्योरिटी. ठीक है. एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग 1 to 5. अच्छा, तो आपको ये आंसर करना है इस केस सिनेरियो के बेसिस पे. तो मेरे साथ साथ देखेंगे. द कंपनी RS Limited decides to buy new equipment for its latest business of spices. सही बात है. Which risk management strategy is being exercised by the management? Risk management strategy. अच्छा, if they decide to buy new machines from XY Limited. किसी को याद है यहाँ पे हमने ना RS Limited ने स्पाइसेस के बिजनेस के लिए जो नई मशीन इनको चाहिए थी, इन्होंने इसको प्लान किया था कि हमें इसको किससे बाय करना है, इससे हमें मतलब किससे बाय करना है, XY Limited से बाय करना है. ठीक है साहब. तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पे कौन सी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई है, विच रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. तो आपको पता है डियर, किसी को याद है कि सब भूल गए कि आपके पास
प्राइमरली कितने प्रकार की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी थी? सर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट प्राइमरली जनरली हम 4 मानते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज प्राइमरली। कौन कौन से वो 4? सबसे पहला होता है सर जी टर्मिनेट, दूसरा होता है टॉलरेट, तीसरा होता है ट्रीट, और चौथा होता है ट्रांसफर। इसको हम एक और नाम देते हैं सर जी, इसको हम नाम देते हैं एलिमिनेट। टॉलरेट बोले तो एक्सेप्ट, ट्रीट का मतलब होता है मिटिगेट, और ट्रांसफर का मतलब होता है शेयर करना। अच्छा, तो हम ये कब बोलेंगे कि हमने हमारा रिस्क एलिमिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया? कब बोलेंगे? जब सर हम रिस्क के फैक्टर को खत्म कर देंगे और हम किसी और तरीके से काम करेंगे, देन वी विल से दैट वी हैव एलिमिनेटेड आवर रिस्क। आर यू गाइस गेटिंग? एक्सेप्ट कब होता है कि साहब हमें लगता है कि ठीक है रिस्क है, बट रिस्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है जिससे हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो हम कहते हैं कि ठीक है सर जी जो चल रहा है इसको एज इट इज चलने दो, रिस्क को एक्सेप्ट कर लो। बट हाँ, यहां पे हमें रिस्क की कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग भी करनी होती है। ट्रांसफर द रिस्क, तो हम रिस्क को ट्रांसफर कब कर सकते हैं? हमें लगता है कि यार जो काम ये अगर हम कर रहे हैं तो इसमें रिस्क ज्यादा है, हमें ये काम आउटसोर्स कर देना चाहिए। तो अगर हमने कोई काम आउटसोर्स कर दिया तो हम रिस्क को मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं उस पार्टी को जिसको हमने ये टास्क आउटसोर्स किया है, या हमें लगता है कि यार कोई हमसे ये आउटसोर्स लेने को मीन्स रेडी नहीं है, या हम इसकी आउटसोर्सिंग हो सकता है कि नहीं कर सकते, तो हम इंश्योरेंस कवरेज वगैरह ले लेते हैं ताकि रिस्क को हम इंश्योरेंस कंपनी को भी ट्रांसफर कर दें। सो दैट इज बेसिकली ट्रांसफर और शेयर द रिस्क। और ट्रीट या फिर मिटिगेट कब होता है? जब हमें लगता है कि हम इस रिस्क को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो अब हमें इसके लिए सुटेबल कंट्रोल्स वगैरह एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे टू ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क। ठीक बात है। सो दीज आर द 4 बेसिक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो आपको पता है। हमारे वाले केस में, आरएस लिमिटेड के केस में, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आरएस लिमिटेड के केस में क्या हुआ? हम ऑलरेडी जो है वो पल्सेस का बिजनेस करते थे। अगर लेट से कि पल्सेस के बिजनेस के लिए हमने हमारे सप्लायर, लेट से हमारे मतलब सप्लायर थे प्लांट वगैरह के, जिनका नाम था वाई लिमिटेड, अगर हमने वाई लिमिटेड से ही मशीन वगैरह खरीदी होती, हमने क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि सर हमने इसके पहले क्या किया था? हमने इसके पहले इक्विपमेंट प्रोबेबिलिटी एनालिसिस किया था, और उस इक्विपमेंट फेलियर प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे हमने वाई लिमिटेड को छोड़ दिया। हमने कहा कि नहीं साहब, हमें हमारे एग्जिस्टिंग सप्लायर के पास नहीं जाना, या हमें एक ऐसे सप्लायर के पास जाना है जिसके पास अगर हम जाते हैं तो उनके द्वारा दी गई मशीनों में इक्विपमेंट फेलियर प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इसलिए हमने XY लिमिटेड को चूज किया था बेस्ड ऑन आवर इक्विपमेंट फेलियर प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमने XY लिमिटेड को किसी और वजह से सिलेक्ट नहीं किया था। हमने XY लिमिटेड को सिलेक्ट करने से पहले, अगर आप इस केस स्टडी को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि सर जी अगर हमने XY लिमिटेड को अगर हमने चूज किया था तो उसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था टू प्रिडिक्ट कस्टमर बिहेवियर, नहीं टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फेलियर, कि जो आप नई मशीन लाएंगे वो कितने टाइम आपको अनइंटरप्टेड सर्विस देगी, मींस कितने टाइम वो फेल हो सकती है, उसके बेसिस पे हमने एक्स लिमिटेड को सेलेक्ट किया था। यू गाइस गेटिंग? तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से हमारे एग्जिस्टिंग सप्लायर थे वाई लिमिटेड, ये अगर हमें जो भी मशीन वगैरह सेल करते हैं, लेट्स से उनका 5% का डाउन टाइम है, हमने कहा कि ठीक है सर जी 5% का अगर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनसे ही अपनी मशीन्स को बाय करेंगे। अगर आप ऐसा करते तो आपने कौन सी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाई होती? एक्सेप्ट करना कि ठीक है सर जी ये तो 5% होगा ही होगा, हम इसको टॉलरेट कर लेंगे। अगर आपने नए वाले बिजनेस के लिए मशीन्स अपने एग्जिस्टिंग मतलब सप्लायर से परचेज की होती, देन यू आर बेसिकली एक्सेप्टिंग और टॉलरेटिंग द रिस्क। आर यू गाइस गेटिंग? लेट्स से कि आपने मशीन के, अगर मान लीजिए कि आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को किसी और पार्टी को आउटसोर्स कर दिया होता, क्या अगर हम अपने पास पल्सेस की, अगर हम अपने पास स्पाइसेस को बनाएंगे तो हमारे पास जो मतलब मशीन्स हैं उनका फेलियर बहुत ज्यादा है, तो हमें किसी और पार्टी को आउटसोर्स कर दें, तो आपने यहाँ पे क्या किया होता? यहाँ पे आपने कौन सी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाई होती? आपने यहाँ पे अपने रिस्क को शेयर कर दिया होता, ट्रांसफर कर दिया होता। आर यू गाइस गेटिंग? अगर आपने लेट से यहाँ पे वाई लिमिटेड से मशीन परचेज की होती और आपने यहाँ पे सुटेबल कंट्रोल्स वगैरह लगा दिए होते कि ठीक है सर जी 5% का जो इक्विपमेंट फेलियर आएगा इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स वगैरह लगाएंगे, तो आपने क्या किया होता है? यहाँ पे आपने रिस्क को
ट्रीट या फिर मिटिगेट करने का प्रयास किया होता है, बट डियर आपने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं किया। आपने क्या कहा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सप्लायर हैं हमें उनसे डील नहीं करना, और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट और हमने इक्विपमेंट फेलियर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक बिल्कुल नए वेंडर का सिलेक्शन कर लिया, जिनको साथ हमने आज तक डील नहीं किया था। और हमने इनका सिलेक्शन क्यों किया कि सर जी इनसे जो हमें इक्विपमेंट्स वगैरह मिलेंगे उसमें इक्विपमेंट की प्रोबेबिलिटी का फेलियर बहुत कम होगा, उसमें इक्विपमेंट की प्रोबेबिलिटी का फेलियर बहुत कम होगा। सो दैट वाज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उस वेंडर को ही हटा दिया जिसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट की के फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। मतलब हमने हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर को हटा के एक नए वेंडर को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सो दैट इज बेसिकली वी हैव बेसिकली टर्मिनेटेड और एलिमिनेटेड द रिस्क। आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? हमने अगर अपने एग्जिस्टिंग वेंडर के साथ कंटिन्यू किया होता और हमने कहा होता यार कि 5% तो फेलियर होगा ही होगा, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो आप वहां पे क्या कर रहे थे, आप वहां पे रिस्क को टॉलरेट कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे कि साहब ये तो होगा ही होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि हम कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स वगैरह हम यहाँ पे मतलब यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया होता, रिस्क को ट्रीट या फिर मिटिगेट। आपने कहा होता है यार कि सप्लायर हमारा सिर्फ एक ही है, वाई लिमिटेड, बट यार ये ऐसी मशीन हमें देता है जो कि आधे टाइम तो हमारे मीन्स दीज मशीन्स आर नॉट इन दी ऑपरेशनल कंडीशन। तो इससे अच्छा है कि चलो हम ना ये काम सारा का सारा आउटसोर्स कर देते हैं और हम अपना पूरा का पूरा मीन्स मतलब वो है हमारा, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसकी मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे। तो आपने यहाँ पर रिस्क को क्या कर दिया, शेयर कर दिया अपने उस मतलब पार्टी को मतलब जिनको आपने स्पाइसेस का प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दिया। बट डियर आपने ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पे उस वेंडर को चेंज कर दिया जिस वेंडर की वजह से रिस्क राइज हो सकता था इक्विपमेंट फेलियर का, और आपने एक नया वेंडर सेलेक्ट कर लिया। सो बेसिकली यू हैव डन व्हाट, बेसिकली यू हैव टर्मिनेटेड और एलिमिनेटेड द रिस्क। आई होप आपको ये बात समझ आई, ठीक बात है। तो डियर कोशिश आपको ये करनी है कि आपको एमसीक्यू वगैरह रट नहीं लेने, इसके अलग अलग प्रकार के एमसीक्यू बना सकता है। अगर आपने इसके पीछे का लॉजिक समझा होगा, आप किसी भी एमसीक्यू का आंसर कर सकते हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे डियर। आगे आते हैं, विच टाइप ऑफ कोर बैंकिंग सर्विस इज बीइंग यूज्ड बाय आरएस लिमिटेड टू मेक पेमेंट टू एक्सवाई लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ द नेसेसरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। अच्छा, तो अगर किसी को याद हो तो यहाँ पे आपने ना 5 लाख रुपए 10 दिनों के बाद आरएस एक्सवाई लिमिटेड को जो है वो ट्रांसफर किए थे आरटीजीएस मोड में। किसी को याद हो, कोर बैंकिंग सर्विसेज, बैंक्स बहुत प्रकार के सर्विसेज देते हैं और उसमें एक प्रकार की सर्विस होती है किसी एक अकाउंट से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेजना, किसी एक अकाउंट से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेजना, और उस वाले सर्विस को आप क्या नाम देते हैं, रेमिटेंसेज, जहां पे आप किसी एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। मीन्स एक अकाउंट को आप क्या करते हैं, डेबिट, और दूसरे अकाउंट को आप करते हैं क्रेडिट। दैट इज बेसिकली द सर्विस ऑफ रेमिटेंस विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, ठीक बात है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब यहाँ पे आरएस लिमिटेड ने अपने अकाउंट से पैसा निकाला और एक्सवाई लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। सो दैट शुड बी रेमिटेंसेस, और ये ऑप्शन भी होगा ही होगा। अच्छा, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास रेमिटेंसेस। तो डियर ये रेमिटेंसेस हो गया। तो सर जी यहाँ पे ये मीन्स कलेक्शन कब होता, कलेक्शन तब होता है डियर, यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर लेट से आरएस लिमिटेड जो है वो एक्सवाई लिमिटेड को एक चेक या फिर एक ड्राफ्ट इशू कर देता और एक्सवाई लिमिटेड ये चेक या फिर ड्राफ्ट अपने बैंक को प्रेजेंट कर देता फॉर इट्स कलेक्शन, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, कलेक्शन, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, फॉर न्यू बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। अच्छा, आरएस लिमिटेड डिसाइड्स टू कोलैबोरेट विद रिनाउंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स फॉर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक बात है कि आपने देखा था कि हमने कुछ वेबसाइट्स के साथ अपना मतलब कोलैबोरेशन किया है, जहां पे वो वेबसाइट्स अपने वेबसाइट में हमारा एक पेज स्टैब्लिश करेंगी टू शो आवर इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, और जिसके थ्रू जो है वो कस्टमर्स हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू ई मार्केटिंग फिट बेस्ट इन दिस केस। ई मार्केटिंग, आपको पता है ई मार्केटिंग के बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कौन सा टर्म जो है बेस्ट फिट होता है, ई मॉल्स, बायर्स एग्रीगेटर, ई ऑक्शन, ई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बात है, देखिए करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई ऑक्शन की। सो ई ऑक्शन इज बेसिकली व्हाट, अ सर्विस ऑफ बिडिंग। बिडिंग की सर्विसेज होती हैं, और जनरली ई ऑक्शन जो होता है डियर, वो रेयर या फिर एंटीक आइटम्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम ये नहीं कह रहे कि ऑक्शन सिर्फ और सिर्फ रेयर या फिर एंटीक आइटम्स का होता है, बट हाँ, ई ऑक्शन जो है, it is the service being provided for organizing the bidding process.
ठीक बात है, मीन्स बिडिंग के सर्विसेज को यहाँ पे मीन्स ऑर्गेनाइज किया जाता है और जनरली यहाँ पे रेयर या फिर एंटीक आइटम्स की बात की जाती है। क्या हम स्पाइसेस का ऑक्शन करवाना शुरू कर दें? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो स्पाइसेस वो कोई 5000 साल पुराने स्पाइसेस नहीं सर, हम स्पाइसेस को करंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं, सो क्या हम इसका ऑक्शन करवाना शुरू कर दें? डज इट मेक सेंस? नहीं सर, तो यहाँ पे ई ऑक्शन तो नहीं होगा, ई ऑक्शन तो बाहर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं ई डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है चैप्टर नंबर 4, ई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैंने कहा कि मैं कंपनी हूं और ये मेरा कस्टमर, ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक बात है। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और इस प्रोडक्ट को हम इस कस्टमर को सेल करना चाहते हैं। तो इस कस्टमर को सेल करने के लिए क्या इस प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ इस कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूशन कर देना काफी होगा, या इस डिस्ट्रीब्यूशन को करने से पहले हमें हमारे प्रोडक्ट का इस कस्टमर के माइंड में, इस कस्टमर के लिए मीन्स यहाँ पे हमें इसकी क्या करनी का मीन्स हमें सबसे पहले इसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर द कस्टमर। Are you guys getting? अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा दूं, इज इट सफिशिएंट, या इसके पहले हमें इसके पहले हमें इस प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी इन द आइज ऑफ कस्टमर? तो सर जी, सबसे पहले तो आपको इस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी अमंग द बायर्स। जब आप इसकी डिमांड क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ही देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप उसकी डिमांड को जनरेट करें। मुझे बताएं, मेरे स्पाइसेस के बिजनेस की हमने क्या डिमांड ऑलरेडी जनरेट कर ली, और क्या अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उस स्पाइसेस को कस्टमर तक पहुंचाना रह गया, या सबसे पहला तो काम हमें इसका डिमांड क्रिएट करना है? सर, हमने तो ये नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि स्पाइसेस के बिजनेस की या हमारे स्पाइसेस की डिमांड क्रिएट करना अमंग द बायर्स। आर यू गाइस गेटिंग? तो सर जी, यहाँ पे अगर आप इस केस को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे इस केस में ये नहीं लिखा हुआ कि हमने ऑलरेडी जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर दी है और हम यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स को सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ें यहाँ पे तो देखेंगे, दिस वेबसाइट्स वुड डिस्प्ले द इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग ऑफ आरएस लिमिटेड। मीन्स आप हमारा प्रचार करें, मार्केटिंग करें, आप हमारे पूरे प्रोडक्ट के कैटलॉग को शो करें। तो डियर, यहाँ पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इनका दो काम है। पहला काम है कि ये हमारी मार्केटिंग करें, मार्केटिंग करके ये हमारे लिए डिमांड को जनरेट करें, देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। किसी को बात समझ आई? तो मुझे बताएं, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या पहले यहाँ पे सर जी हमें डिमांड भी जनरेट करनी पड़ेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, हमें डिमांड भी जनरेट करनी पड़ेगी। मीन्स हमारे लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन भी वाइबल नहीं बचा। अब दो है हमारे पास, एक है बायर्स एग्रीगेटर, दूसरा है ई मॉल। तो ध्यान दीजिएगा, बायर्स एग्रीगेटर क्या होता है? जहां पे आप मल्टीपल वेंडर्स और मल्टीपल इंडिविजुअल बायर्स को आपस में लिंक कर देते हैं, दैट इज बेसिकली बायर्स एग्रीगेटर। मुझे बताएं, यहाँ पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, या क्या यहाँ पे ये मल्टीपल स्पाइसेस के बिजनेस में डील करने वाले लोगों को एग्रीगेट कर रही हैं? सर, यहाँ पे ऐसा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे मल्टीपल मतलब वेंडर्स जो हैं, जो कि मीन्स सेम मतलब काम करते हैं, वो यहाँ पे आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं। ठीक बात है। सो बायर्स एग्रीगेटर को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और हम देखते हैं ई मॉल्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज ई मॉल। और आपको पता है डियर, दो तरीके के ई मॉल्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड ई मॉल, दूसरा होता है हमारे पास जनरल ई मॉल। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं ई मॉल्स होते क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, तो लेट्स से कि मैं एक कंपनी हूं जिसका नाम है एचपी लिमिटेड। तो लेट्स से कि मैं पीसी और पीसी के और जो वो होते हैं, क्या नाम है कि मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं उनको बनाता हूं। और मैंने अपनी कंपनी का एक वेबसाइट बना ली, और यहाँ पे इस वाले वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें सेल होंगी जो कि एचपी ने बनाई होंगी। ठीक बात है। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे इस कंपनी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बनाई टू सेल इट ऑनलाइन, मैंने क्या किया, मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया। बट ये ई कॉमर्स कैसा है? इन द नेचर ऑफ ई शॉप, क्योंकि ये एक सिंगल ब्रांड से डील करता है। सो इट इज अ ई शॉप। ठीक बात है। अब लेट्स से मैं बात करता हूं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट में क्या एचपी के लैपटॉप सेल करती है? हाँ सर।
क्या ये सिर्फ HP के लैपटॉप सेल करती है? नहीं सर, ये HP के अलावा डेल के भी सेल करती होगी, लिनोवो के भी सेल करती होगी, एप्पल के भी करती होगी, और भी जितनी भी कंपनीज आती हैं ये सबके लैपटॉप सेल करती है। तो फ्लिपकार्ट भी ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन सेल करती है, बट क्या ये एक सिंगल ब्रांड तक अब इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है? नहीं सर, इन्होंने तो हम ये कह सकते हैं कि अपने साथ साथ क्या क्या हुआ डिफरेंस, मल्टीपल ब्रांड्स को एसोसिएट किया हुआ है। सो दैट इज, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट इज अ काइंड ऑफ ई मॉल। तो HP भी ई कॉमर्स करती है, फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स करती है, बट अगर आप HP के वेबसाइट में जाएंगे तो जनरली आपको कौन सा ब्रांड मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वो ब्रांड जो कि HP का। हाँ, HP के सब ब्रांड्स भी हो सकते हैं, बट सबका ओनर या फिर सबके ब्रांड की ओनरशिप किसके पास? HP के पास। बट अगर आप फ्लिपकार्ट के पास जाएंगे तो क्या यहाँ पे आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल ब्रांड मिलेगा? नहीं सर, यहाँ पे आपको सारे के सारे, लगभग सारे के सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे across the product range. Are you guys getting? So Flipkart is doing what? It is a kind of e-mall. It is doing the e-commerce, but in the nature of a e-mall. Are you guys getting? किसी को बात समझ? और हमने कहा कि ई मॉल्स हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा स्पेशलाइज्ड ई मॉल, दूसरा होता है हमारा जनरल ई मॉल। तो लेट्स से कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है 99acres.com या फिर property.com। अगर आप इन वाले वेबसाइट्स में जाएंगे तो आपको किसी भी एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल वेंडर्स मिल सकते हैं। बट थोड़ा सा अगर आप इस बात को ध्यान दें कि ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के बिजनेस में डील करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पे वेंडर्स तो बहुत सारे हैं, बट ये सारे के सारे वेंडर्स किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में डील करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रीजन कि ये हमारे कैसे ई मॉल हो गए स्पेशलाइज्ड। बट अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन को देखेंगे, क्या एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट रेंज में काम करते हैं या ये अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट रेंजेस में काम करते हैं? सर, दुनिया की जितनी भी चीजें सेल की जा सकती हैं वो सब कुछ यहाँ पे सेल होता है, गैस गेटिंग। और यहाँ पे मल्टीपल इनके क्या है डियर फ्रेंड्स, वेंडर्स हैं। तो फिर ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन भी हमारे लिए क्या बन गए? ई मॉल, बट इन द नेचर ऑफ जनरल ई मॉल। ठीक बात है। तो अगर आप इस वाले केस स्टडी को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनीज से आपस में मींस अग्रीमेंट किया हुआ है, और वो अग्रीमेंट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनीज वो नहीं है जिन्होंने मल्टीपल स्पाइसेस वेंडर्स को और साथ में मल्टीपल स्पाइसेस बायर्स को आपस में एग्रीगेट कर दिया। नहीं, सो ये बायर एग्रीगेटर नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ ई मॉल। बट सर कौन सा ई मॉल, जनरल की स्पेशलाइज, ये हम यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने हमें ये नहीं बताया है कि आप जो कि यहाँ पे आप जिस ई कॉमर्स कंपनी को के साथ आपने मींस अग्रीमेंट किया हुआ है वो किस प्रकार का बिजनेस करती हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस का ही काम करती हैं तो फिर आपके लिए वो अग्रीमेंट किनके साथ बन गया? ऐसे ई मॉल्स के साथ जो कैसे हैं, स्पेशलाइज्ड ई मॉल्स हैं। बट अगर मान लीजिए कि वो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन टाइप है तो फिर आपने किनके साथ अग्रीमेंट किया हुआ है? एक जनरल ई मॉल कंपनी के साथ। ठीक बात है। तो ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट ने भी आपको यहाँ पे ये नहीं कहा कि ई मॉल का कौन सा टाइप, इन्होंने सिर्फ पूछा ई मॉल, तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ई मॉल। आगे आते हैं डिफरेंस कंसिडरिंग द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, RS Limited uses various data analytical tool to predict customer behavior। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा डी, इन्होंने ना अपने पास डेटा एनालिटिकल टूल इस्तेमाल किया था दो चीजों के लिए। एक इन्होंने डेटा एनालिटिकल टूल इस्तेमाल करके अपने कस्टमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट किया था, और दूसरा इन्होंने डेटा एनालिटिकल टूल का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फेलियर को भी प्रिडिक्ट किया था। तो बहुत ध्यान से मेरी बात पे ध्यान देंगे। आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 ऑफ EIS पढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, डूइंग द बिजनेस, हमारे पास बहुत सारा डेटा जनरेट होता रहता है हमारे डेटाबेसेस में। ठीक बात है। सो लेट्स से ये प्रोडक्शन का डेटाबेस है, ये मार्केटिंग का, ये हमारे कस्टमर्स का। तो हम इस वाले डेटाबेसेस में से हमारे काम का डेटा एक सेपरेट डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। दैट डेटाबेस इज नोन एज डेटा वेयर हाउस। ठीक बात है। और यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेटा वेयर हाउस में लेके जाने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं विच इज नोन एज ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये सब कुछ आपको पता है। तो डेटा वेयर हाउस में भी हम बेसिकली डेटा ही स्टोर कर रहे हैं, बट ये डेटा कैसा है? जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, देन लोड किया हमारे काम का डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डेटाबेसेस। ठीक बात है। अब इस डेटा वेयर हाउस में डियर हम अलग अलग प्रकार के डेटा एनालिटिकल टूल्स लगाते हैं, जिसमें से दो प्रमुख प्रकार के हमारे पास डेटा एनालिटिकल टूल हो सकते हैं। एक का नाम है, तो हमने क्या करना है डियर, फिर हमारे इस डेटा वेयर हाउस में अलग अलग प्रकार के डेटा एनालिटिकल टूल्स लगाने, और दो हमारे पास मेन हमारे डेटा एनालिटिकल टूल होते हैं। का नाम होता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस और दूसरे का नाम होता है डियर फ्रेंड्स, किसी को याद अगर हो, डेटा माइनिंग। जो हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रिडिक्ट आवर कस्टमर बिहेवियर, आवर इक्विपमेंट फेलियर प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा। और जो हमारा डियर फ्रेंड्स ये मींस डेटा माइनिंग होता है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड पैटर्न इन आवर पास्ट डेटा, कि हमारे पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसमें ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है। और एक तीसरा भी टूल हो सकता है जिसका नाम है AI टूल्स।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ये जनरली इस्तेमाल होता है इन द केस ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। और हाँ, एआई टूल्स डियर हो सकता है कि आपको अलग से भी मिल जाए, और बहुत बार क्या होता है कि जो एआई टूल्स होते हैं ये आपके प्रिडिक्टिव एनालिसिस में और आपके मींस डेटा माइनिंग में भी आपस में इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं, जैसे भी आप उसको परचेज करना चाहें। तो हमने क्या देखा कि जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है ये हमारे लिए यूज होता है टू प्रिडिक्ट आवर कस्टमर बिहेवियर, टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फेलियर एक्सेट्रा। और जो हम डिफरेंट डेटा माइनिंग इस्तेमाल करते हैं इट इज बेसिकली टू फाइंड द ट्रेंड एंड पैटर्न अमंग द डेटा विच इज बीइंग स्टोर्ड इन द डेटा वेयरहाउस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस टूल्स इस्तेमाल किए हैं, डेटा एनालिटिकल टूल इस्तेमाल किए हैं, वो हमने दो पर्पसेस के लिए किए हैं। एक हमारा पर्पस है टू प्रिडिक्ट द कस्टमर बिहेवियर और दूसरा हमारा पर्पस है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फेलियर। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि हम कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लिए, प्रिडिक्टिव एनालिसिस टूल्स। ठीक है, तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसा सच कुछ नहीं है। डेटा वेयरहाउस जो है वो डेटा एनालिटिकल टूल आपस में नहीं है। डेटा वेयरहाउस तो बेसिकली वो डेटाबेस है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के डेटा एनालिटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं। डेटा वेयरहाउस अपने आप में नहीं देता, ये तो अलग अलग सोर्सेस से डेटा को एक जगह इकट्ठा करके हमारे पास स्टोर करके देता है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के डेटा एनालिटिकल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डेटा वेयरहाउस आंसर आपका सही नहीं है। हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम मैनुअल टू बायोमेट्रिक सिस्टम, बिल्कुल सही। विच कंट्रोल अंडर एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क डील्स विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क किसी को याद है, चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क में आपके पास डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स होते थे। उन्होंने कहा है कि अगर हमने हमारे एम्प्लॉयज के अटेंडेंस सिस्टम को मैनुअल से चेंज करके बायोमेट्रिक कर दिया तो हम यहाँ पे कौन सा जो है वो कंट्रोल यूज कर रहे हैं, विच कंट्रोल वी आर यूजिंग ओवर हियर। तो ध्यान दीजिएगा, इनपुट कंट्रोल क्या होता है। इनपुट कंट्रोल ये होता है कि जो डेटा आपके सिस्टम में एंटर कर गया, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, जो डेटा आपके सिस्टम में एंटर कर गया वो प्रोसेसिंग के लिए सही तरीके से पहुंचे, वो प्रोसेसिंग के लिए सही तरीके से पहुंचे। प्रोसेसिंग कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि जो डेटा आपके पास इनपुट के फॉर्म में आ गया वो सही तरीके से प्रोसेस हो। बाउंड्री कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि आपके सिस्टम में किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड डेटा एंटर ना हो सके। और कम्युनिकेशन कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि जो डेटा प्रोसेसिंग होके आपके पास प्रोसेस्ड फॉर्म में आ गया वो आप सही तरीके से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर सके। फिर से, इनपुट कंट्रोल को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जो डेटा मेरे पास आया है वो ऑथराइज्ड या फिर अनऑथराइज्ड है। वो इस बात से डील करता है कि मैं इसको सही तरीके से इनपुट के को मैं इसको सही तरीके से प्रोसेसिंग के पास भेज सकूं। प्रोसेसिंग कंट्रोल का सिर्फ ये काम होता है कि जो भी डेटा मेरे पास आ गया, वेदर दैट डेटा इज ऑथराइज और अनऑथराइज, आई एम नॉट कंसर्न्ड, मैं उसको इफेक्टिव तरीके से एरर फ्री वे में मैं इसकी प्रोसेसिंग कर सकूं। बाउंड्री कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा आपके सिस्टम में एंटर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड डेटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डियर बाउंड्री कंट्रोल को पता है कि एक बार यदि हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड डेटा एंटर कर गया, इनपुट कंट्रोल इसको आगे भेज देगा प्रोसेसिंग के पास, प्रोसेसिंग इसको उसी तरीके से प्रोसेस कर देगा और आगे ट्रांसफर कर देगा। मींस हमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनऑथराइज्ड एंट्रीज हमारे सिस्टम में प्रोसेस होती रहेंगी। आई यू गाइस गेटिंग? क्योंकि कम्युनिकेशन कंट्रोल का सिर्फ ये काम है कि व्हाट एवर इज बीइंग प्रोसेस्ड उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट कर देना विदाउट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर। तो मुझे बताएं हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अनऑथराइज लोगों की एंट्री ही बैन हो जाए, मींस वो एंटर नहीं कर सके, मींस अनऑथराइज एंट्रीज हमारे सिस्टम के बाहर रह जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बाउंड्री कंट्रोल। और यहाँ पे अगर आपने मैनुअल से बायोमेट्रिक सिस्टम में चेंज किया, इट इज अ काइंड ऑफ योर बाउंड्री कंट्रोल, जिसके थ्रू आप इंश्योर करते हैं कि अनऑथराइज लोगों का एक्सेस हमारे सिस्टम में ना हो। ठीक बात है। तो डियर ज्यादा समय तो नहीं लगाएंगे, बट कुछ हम आपके साथ एमसीक्यूज, तो हमने आपके साथ सारे केस वाले देख लिए, इसमें कोई नॉर्मल एमसीक्यू नहीं है। तो केस वाले एमसीक्यू हमने आपके साथ साथ देख लिए, कुछ हम आपके साथ अदर देन जो केस एमसीक्यूज हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखेंगे, रिस्क्स आर नॉट ऑलवेज काउंटर्ड बाय इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स। अच्छा, ये बात तो सही कि आप अपने 100% रिस्क को आप काउंटर नहीं कर सकते, बट स्टिल आपको अपने पास कंट्रोल्स तो लगाने पड़ते हैं। बेस्ड ऑन दीज टाइप्स ऑफ रिस्क एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू बिजनेस, सर्टेन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज्ड इन आइसोलेशन और इन कॉम्बिनेशन। देखेंगे, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा डियर, आप कोई भी तरीके का बिजनेस कर लें उसमें रिस्क होगा ही होगा। रिस्क को हम जहां तक हो सके
हम चाहते हैं कि रिस्क हमारे पास ना हो, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल्स। बट क्या कोई भी कंट्रोल ये 100% एश्योरेंस हमें दे सकता है कि हमने हमारे सारे के सारे रिस्क को एलिमिनेट कर दिया? नहीं सर। तो रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल लगाने के बावजूद हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो बच जाते हैं, जिसको हमें मिटिगेट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती हैं। ठीक बात है। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी यूज्ड टू मैनेज वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस। ऐसा क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में नहीं आएगा यदि आपके पास ये वाली केस स्टडी आ गई, क्योंकि केस स्टडी में डियर इन्होंने ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या हैं। तो आपने देखा था कि हमारे पास 4 प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं डियर, जिसमें हम रिस्क को क्या कर सकते हैं डियर। सबसे पहले टर्मिनेट या फिर एलिमिनेट, दूसरा टॉलरेट या फिर एक्सेप्ट, तीसरा ट्रीट या फिर मिटिगेट, और चौथा ट्रांसफर या फिर शेयर। तो ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है। ये तो आपने केस स्टडी वाले क्वेश्चन में भी देखा था, एमसीक्यू वाले में। आगे आते हैं, एज टेक्नोलॉजीज टेकिंग न्यू फॉर्म्स एवरी डे, the business process and standard adopted by various enterprises should consider different set of IT related risk and challenges from time to time, discuss them। देखेंगे डियर, आपको पता है कि किसी जमाने में 2G होता था, 2G के बाद 3G आ गया, 3G के बाद 4G आ गया और अब 5G आ गया। तो मुझे बताएं, जो हम कंट्रोल्स 2G के लिए इस्तेमाल करते थे, क्या हम वो सेम कंट्रोल्स 5G के लिए इस्तेमाल कर लें तो क्या हमें वो सिक्योरिटी मिलेगी? नहीं सर, क्योंकि रिस्क बदल गया, चैलेंजेस बदल गए। रिस्क बदल गया, चैलेंजेस बदल गए। 2G के जमाने में रिस्क कुछ और था, चैलेंजेस कुछ और थे। आज 5G के जमाने में एवरी डे द बिजनेस processes and standards adopted by various enterprises should consider different set of IT related risks and challenges from time to time, discuss them। तो वो क्या क्या IT related risks हैं और क्या क्या मतलब challenges हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए। जहां तक मुझे याद है कि हमने आपको अपने क्लासेस में एक शॉर्टकट भी दिया था जिसका नाम था DVD पे MSFE। तो ये शॉर्टकट क्या था वो आपको क्लासेस में हमने आपको दिया था, बट इसमें क्या क्या चीजें आ सकती थी। डी का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले डिफरेंस, डिफरेंट कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। वी का मतलब हो गया वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क। डी का मतलब हो गया अगेन डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ IT सर्विसेज। पी का मतलब हो गया प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड रेगुलेटरी मतलब रिक्वायरमेंट, समथिंग लाइक दिस। एम का मतलब हो गया मल्टीसिप्लिटी एंड डुप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम, मीन्स मल्टीसिप्लिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। एस का मतलब हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंट चेंजेस और ऑब्सोलेंसेस इन टेक्नोलॉजी। और ई का मतलब हो गया एक्सटर्नल फ्रॉड्स लीडिंग टू साइबर रिस्क। एक्सटर्नल फ्रॉड्स लीडिंग टू साइबर रिस्क। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे आते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन एबीसी लिमिटेड हैज वेल इंप्लीमेंटेड ERP इन इट्स वर्किंग एनवायरनमेंट। चले, अच्छी बात है। मिस्टर करेन इज हायर टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ ERP। ध्यान दीजिएगा, ऑडिट ऑफ ERP अगर आपके पास आता है एग्जाम में तो 2 आपके पास खास प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑडिट और ERP तो 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे जनरली बनते हैं। एक होता है कि अगर आप ERP ऑडिट करने को जा रहे हैं तो आपको अपने क्वेश्चन लिस्ट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, एक तो क्वेश्चन वो होता है। और दूसरा होता है कि जब आप ERP का ऑडिट करेंगे तो आपको किन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। आपको 2 एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होता है। एक होता है डियर ऑडिटिंग ऑफ डेटा और दूसरा होता है ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस। ऑडिटिंग ऑफ डेटा में हमें देखना होता है कि डेटा की फिजिकल सिक्योरिटी हो और वहां पे एक्सेस कंट्रोल हो। और प्रोसेस का ऑडिट में हमें ध्यान रखना होता है कि हम इनपुट का वैलिडेशन करें और दूसरा हम इसका फंक्शनल ऑडिट करें। इनपुट वैलिडेशन और साथ में फंक्शनल ऑडिट। तो चलिए फिर क्वेश्चन क्या था। अच्छा, एन ऑर्गेनाइजेशन एबीसी लिमिटेड हैज वेल इंप्लीमेंटेड ERP इन इट्स वर्किंग एनवायरनमेंट। मिस्टर करन इज हायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ ERP सिस्टम फॉर विच ही डिसाइड्स टू सेग्रीगेट द ऑडिट इन 2 पार्ट्स। अच्छा हाँ, चले, ऑडिट ऑफ डेटा एंड ऑडिट ऑफ प्रोसेस। तो आपने देखा ऑडिट ऑफ डेटा और ऑडिट ऑफ प्रोसेस। डेटा के ऑडिट में आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या? डेटा की फिजिकल सिक्योरिटी एंड साथ में एक्सेस कंट्रोल। और ऑडिट ऑफ प्रोसेस में आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इनपुट वैलिडेशन भी कह सकते हैं और दूसरा फंक्शनल ऑडिट। तो आपको ये मतलब डिस्कस करना। अच्छा, व्हाट एस्पेक्ट शैल यू कंसीडर अंडर दीज ऑडिट। तो ये आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या? फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ मींस योर डेटा, देन एक्सेस कंट्रोल, देन इनपुट वैलिडेशन और फंक्शनल ऑडिट। ठीक है, आगे आते हैं। ERP एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। ERP में आपको पता है बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिजनेस प्रोसेस
modules, these processes have either a direct or indirect effect on the financial status of the organization, out of which controlling module is one such module. Discuss its key features. अच्छा, मुद्दे वाली बात ये है कि आपको कंट्रोलिंग मॉड्यूल्स के कुछ एस्पेक्ट्स बताने हैं, तो ध्यान दीजिए कंट्रोलिंग मॉड्यूल में सबसे पहला और सबसे अच्छा क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। बट सर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए आपको दो तरीके की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, एक होता है कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, और साथ में एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग को भी कैसे भूल सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो। आगे आते हैं, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन द कैपेबिलिटी टू मूव इन्फॉर्मेशन रैपिडली अमंग वेरियस एम्प्लॉइज एंड सप्लायर्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। ठीक बात है, चाहते क्या हो। अच्छा, कहते साहब डिस्कस द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑल्सो इट्स बेनिफिट्स। थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा डियर, EISS में आपको इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 2 तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने को दिए हैं, एक का नाम होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरे का नाम होता है कनेक्शन लेस, चैप्टर नंबर 3। तो 2 तरीके के आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने को दिए हैं, एक का नाम है कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरे का नाम है कनेक्शन लेस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, जिसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड को हम वायर्ड भी कह सकते हैं और कनेक्शन लेस को हम वायरलेस भी कह सकते हैं। तो फिर अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कनेक्शन ओरिएंटेड के, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में लिंक स्टैब्लिश होता है, देन यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द कनेक्शन लेस, तो यहाँ पे जो भी आपको डेटा भेजना होता है आपके उस मीन्स इसमें ही मीन्स डेटा में ही पूरा का पूरा एड्रेस होता है ऑफ द रिसिपिएंट, तो आपको यहाँ पे लिंक को अलग से स्टैब्लिश नहीं करना होता। द डेटा विच इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर कंसिस्ट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। सर जैसे कोई मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे डियर फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा आ रहा होता है उसमें आपका आईपी एड्रेस होता है, और उस आईपी एड्रेस से उसको पता चलता है कि उसको किस कंप्यूटर में फिर उसको किस मतलब फोन में उसको एंटर होना है। अदरवाइज आपको पता है इंटरनेट पे तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारा मतलब डेटा जो होता है वो मूव कर रहा होता है, बट एग्जैक्टली वो मतलब डेटा आपके पास कैसे आता है, बिकॉज दैट डेटा हैव योर आईपी एड्रेस, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक बात है। दूसरा इन्होंने पूछा था कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं शायद, अच्छा, एंड ऑल्सो इट्स बेनिफिट्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है डिफरेंस रिसोर्सेज की शेयरिंग हो सकती है, कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर में चूंकि मीन्स सीपीयू होता है तो हमें यहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर मिल जाती है, हमें यहाँ पे मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और हमें यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है रिलायबिलिटी मिल जाती है, मीन्स रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमें कंप्यूटर के थ्रू हमें मीन्स अचीव होता है, वी कैन गेट दोज बेनिफिट्स थ्रू दी कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, आगे आते हैं। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन XYZ लिमिटेड द डेटा इज क्रिटिकल रिसोर्स, ठीक बात है, विच नीड्स टू बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। आपको अपने डेटा को सही तरीके से मैनेज और कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने अपना डेटा ही सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो आपके जितने भी सब प्रोसेसेस हैं इसके बाद वाले वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरियस डेटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल दैट शुड बी वेल इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। डेटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल्स, आपको यहाँ पे क्या बताना है, डेटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल्स। तो किसी को याद है चैप्टर नंबर 3 में आपने डेटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल्स पढ़े थे, उसमें क्या क्या आपने पढ़ा था कि हमें किन किन बातों में मतलब कंट्रोल रखना है। सर क्वालिटी कंट्रोल, डेफिनेशन कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल वगैरह। सो ये हमारे कुछ प्रकार के क्या है डियर, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। जल्दी से आगे आते हैं क्योंकि हमें आपके साथ एसएम भी देखना है। It has been observed that in most of the organization, computer nodes in their network remain underutilized, leading to wastage of the computing resources. अच्छा, at large, identify the computing technology that may address this issue and further discuss its benefit. तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया कि आपको किस वाले टूल का बेनिफिट एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले आपको टूल आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बहुत बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पाते, अंडर यूटिलाइज्ड रहते हैं। ऐसे केस में अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर रिसोर्सेज हमारे अंडर मीन्स यूटिलाइज्ड है, हम ऐसा कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। किसको याद है ग्रिड कंप्यूटिंग? ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? ग्रिड कंप्यूटिंग एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से हम जो है हमारे अनयूटिलाइज या फिर अंडर यूटिलाइज कंप्यूटर रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने अनयूटिलाइज या फिर अंडर मींस यूटिलाइज्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज का फुल मतलब यूज यू कैन हैव थ्रू द ग्रिड कंप्यूटिंग
तो यहाँ पे आपको आपने अच्छा, तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाइंग दी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो गया, मीन्स ग्रिड कंप्यूटिंग, और उसके आपको बेनिफिट्स वगैरह एक्सप्लेन करने हैं। चलें, तो आप ये कर सकते हैं। ई बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं डियर, आपको पता है ई बिजनेसेस के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं सर? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, इसके बाद क्या था, नन रिकॉग्निशन ऑफ ई ट्रांजेक्शंस वगैरह वगैरह। तो ई कॉमर्स की हमारे यहाँ पे रिस्क आ गए। आगे आते हैं एसएम में। बेसिकली कि आपका ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, पहले ही लगता है हमें 1 आवर हो गया हमारा। अच्छा, अब हम आते हैं डियर एसएम में। देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम शुरू करते हैं। इन जुलाई 2014 फ्रेश एयर हॉस्पिटैलिटी एंड रिजॉर्ट्स launched a major project called Fit in Future after being in losses for 3 consecutive years। अच्छा, तो हम 3 साल तक हम लॉसेस में थे और अपने आप को हमने इन लॉसेस से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को हमने टर्न अराउंड करने के लिए क्या किया होगा, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा, फिट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट। एक बात है, तो हमारा इस प्रोजेक्ट का हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपके हिसाब से क्या होगा कि हम इस लॉसेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं, सो हम अपने आप को टर्न अराउंड कैसे कर सकते हैं बेसिकली। According to analysis by senior management, many customers were not returning and repeat sales of rooms were low। अच्छा, तो जो हमारे पास एक बार कस्टमर हमारे पास आता है वो हमारे पास वापस नहीं आता, और हम जो है अपने रिपीट कस्टमर्स को हम बहुत कम हमारे पास आते हैं। मीन्स हमारे पास जो भी मतलब कस्टमर आते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, फर्स्ट टाइम, और एक बार जो हमारे पास आ गया वो जनरली दोबारा हमारे पास नहीं आता। और आपको पता है डियर फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो थे वो उनके पास वापस आए, मीन्स वो उनके रिकरिंग कस्टमर्स बने। नए कस्टमर तो ऐड हुई हो, साथ में आपके जो मतलब साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, आपका रिकरिंग कस्टमर बेस होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो इनके पास एक बार कस्टमर आ गया वो इनके पास दोबारा नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको इनकी सर्विसेज जो पसंद नहीं आती। अच्छा, आगे आते हैं। द कॉस्ट्स वेयर ऑल्सो हाई विद अ लॉट ऑफ वेस्टेज इन किचन। अच्छा, कहते साहब हमारे ना खर्चे बहुत है क्योंकि किचन में हमारा बहुत वेस्टेज। मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वगैरह में किचन में तो वेस्टेज होता है। हम ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते कि आप एक ऐसा मतलब सिस्टम बना दें कि आपके पास जरा सा भी फूड का वेस्टेज आपके किचन में ना हो। डियर, अब तो लोग घर में ये इंश्योर नहीं कर पाते कि फूड का वेस्टेज ना हो, तो आप किसी होटल इंडस्ट्री में कैसे इस बात को 100% इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास 0 वेस्टेज हो। बट हाँ सर, आपको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि इंडस्ट्री में जो भी मतलब वेस्टेज का एवरेज है हमारा उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अब लेट्स से कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके पास अगर किचन वेस्टेज जो है लेट्स से वो 3 से लेके 4% एवरेज है और हमारे पास ये 16% से लेके 18% आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ कुछ इशू है। तो हम अगर इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, मान लीजिए कि हम कहें कि साहब कि हम बिल्कुल इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, तो चलें खत्म नहीं कर सकते तो चलें ओके, बट कम से कम आपकी इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स अगर इसको 3 से 4% पे मेंटेन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप भी जो है वो 16 से 18% तो आपका वेस्टेज ना हो, आपका भी वेस्टेज आपके इंडस्ट्री के पीयर्स के हिसाब से तो हो। आर यू गाइस गेटिंग? अगर आप इसी तरीके से अपने फूड का वेस्टेज करते रहे तो क्या आप अपने आप को लॉसेस से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं। क्या आप अपना टर्न अराउंड कर पाएंगे साहब? नहीं कर पाएंगे। एनीहाउ, आगे आते हैं फिट एंड अच्छा, तो इसी बात को आगे लिखा हुआ है, इफ द लॉसेस वेयर अलाउड टू कंटिन्यू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज डाउटफुल, कि अगर इसी तरीके से लॉसेस होते रहे तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ही हमें बंद करनी पड़ी है। Fit in Future project was organization-wide employee-driven initiative that focused in reserving the trend and find out how the organization can survive। तो डियर अगेन ये आपको हिंट दे रहा है कि हम यहाँ पे इसका क्या करना चाह रहे हैं, टर्न अराउंड। क्योंकि टर्न अराउंड क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन एंड टर्न द ऑर्गेनाइजेशन अराउंड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो दैट इज बेसिकली टर्न अराउंड। Anyhow, focus was to provide high quality services while finding new ways to deliver and finding new ways of delivery to improve customer satisfaction and reduce cost। चलें, the idea was to create a conducive and organizational culture and work climate at the time शैलजा मेहता joined the organization as the new resident manager। अच्छा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक नई रेसिडेंट मैनेजर है जिनका नाम है शैलजा मेहता।
She brought with her considerable experience in improving the quality of services in restaurant, banquet sales and room reservation. इनको इस चीज का बहुत मतलब एक्सपीरियंस है हमारे पास आने से पहले. She immediately set about spending 2 months talking to staff on the front line, followed by a series of meetings where discussions were held about bringing a guest first approach. Some of the staff members expressed frustration that their suggestions on improving services were not often heard, making them demotivated. This is very important. तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि डेयर आपको पता होगा शायद कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अब इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछता, वो आपको बहुत सारे केसेस एग्जाम में दे दिया करता है और आपको उसका आइडेंटिफाई करके आपको उसका आंसर करना होगा. तो अगर आप एसएम में खासतौर पे ये सोच रहे हैं कि आपसे जो है वो आपको मीन्स डायरेक्ट आपके अगर एग्जाम में अगर मतलब क्वेश्चन आएंगे, सो यू आर मिस्टेकिंग. आपको जो है डियर वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में तैयार रहना पड़ेगा. और हमने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जहां पे हमने आपको ये दिखाया था कि एसएम के 35 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आपको पता है 15 नंबर तो एमसीक्यू होते हैं, 35 नंबर के नॉन एमसीक्यू पोर्शन में इंस्टीट्यूट जो है उसने 25 नंबर तक के केस स्टडी टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए. मीन्स आप बिना केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस को इंटरप्रेट किए हुए आप एग्जाम में एसएम में 6 मार्क्स हो सकता है कि ना ला पाए. इसलिए आपको केसेस को डिफरेंस डिकोड करना आना चाहिए. ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा कि जब हमारी नई रेस्टोरेंट मैनेजर शिल्जा मेहता जी, इन्होंने जब स्टाफ का इंटरव्यू करना शुरू किया तो कुछ स्टाफ ने कहा कि मैडम जी हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बार इंप्रूवमेंट के सजेशंस दिए हुए हैं, बट वहां पे हमारी कोई बात नहीं सुनता. उनको लगता है कि हम स्टाफ हैं, हमें क्या पता ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रूवमेंट कैसे करना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, बीओडी हैं, उनको लगता है कि उन्हीं को सब कुछ पता है, तो वो अपने इसी कैबिन में बैठ के वो सारे के सारे प्लान्स बनाते रहते हैं और हमें जो है हमारे सेशंस को कोई सुनता नहीं है. तो यहाँ पे ये किस चीज के बारे में इंडिकेशन कर रहा है कि कंपनी में क्या लैक कर रहा है डियर? प्रॉपर वर्क कल्चर या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. क्योंकि यहाँ पे डियर फ्रेंड्स जो है मतलब मीन्स यहाँ पे जो है डिफरेंस लोअर लेवल ऑफ स्टाफ की बात सुनने का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है. और यहाँ पे जो हमारे हायर लेवल मतलब मैनेजर्स हैं उनको लगता है कि सब कुछ वही जानते हैं, सामने वाली पार्टी हमें क्या बता सकती है. सो ये हमें इंडिकेट करता है कि कंपनी को किसमें चेंज करना पड़ेगा? अपने कॉर्पोरेट कल्चर में, मीन्स वे ऑफ वर्किंग. एनी हाउ ओवर टाइम शी ऑफर्ड enthusiasm and inspired staff to extract them for the good of the organization. तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, शिल्जा मेहता जी ने देखा कि स्टाफ जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, डीमोटिवेट. तो उनको जो है वो मतलब डीमोटिवेशन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने उनको एंथुजियाज्म और इंस्पिरेशन देना शुरू कर दी. और आपको पता है कि आपको कहीं हिंट कर रहा होगा किस तरफ, सर जी ये क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, जहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब मैनेजर है वो अपने स्टाफ को क्या करता है, इंस्पायर करता है, उनको एंथुसियाज्म देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के भलाई में काम कर सके. आगे आते हैं, एज एन आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट इट वाज डिसाइडेड दैट बोथ इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरेक्शंस कस्टमर्स विल बी कॉल्ड गेस्ट्स एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. अच्छा, तो जो भी हमारे पास मतलब कस्टमर्स आएंगे, अब हम उनको एक नया नाम हमने उनको दे दिया और हमने उनको कहना शुरू कर दिया कि हमारे क्या है, गेस्ट हैं, और हम अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करेंगे. देयर वाज अ जनरल अग्रीमेंट that reducing wastage and improving the quality of services shall be the chief priority from top to bottom. अच्छा, तो हमारे लिए डियर हमने एक प्रायोरिटी बनाई, वो क्या था कि हमें अपना वेस्ट कम करना है और हमें ये अपना जो वेस्ट कम करना है, ये टॉप टू बॉटम जितने भी हमारे पास वेस्टेज हो रहे हैं हमें उसको मतलब कम करना है. इसका मतलब कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है. ठीक बात है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स वेस्टेज का मतलब क्या होता है कि आप इनएफिशिएंट. It was decided that the team leaders shall always work together with frontline staff for speedy decisions. Focused training programs were organized to train the frontline staff to remain well groomed and courteous to guests at all the time. इसका मतलब होगा कि जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, सवाल बनता है कि साहब फ्रंट लाइन स्टाफ कौन होते हैं? अगर आप बैंक्स में देखें तो आप बैंक में जाके जिनसे डायरेक्टली मींस इंटरेक्ट मतलब कर सकते हैं, दोस ऑल गाइज आर फ्रंट लाइन स्टाफ. हाँ, आप जाके डियर फ्रेंड्स बैंक के ब्रांच मैनेजर से भी आपका इंटरेक्शन हो सकता है, बट ये इंटरेक्शन बहुत रेयर होता है. ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले जाके वो बैंक के मैनेजर के ऑफिस में ही मतलब घुस जाते हैं, नहीं.
तो हम कह सकते हैं कि होटल इंडस्ट्री में फ्रंट लाइन मैनेजर्स कौन हो सकते हैं, जो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट हैं, वेटर्स वगैरह हैं, दीज आर द फ्रंट लाइन वर्कर। तो हमने क्या किया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे होंगे वो कैसे होंगे, प्रॉपर ट्रेंड होंगे और वेल ग्रूम्ड होंगे, ताकि वो हमारे कस्टमर्स को सही तरीके से ट्रीट कर सकें, सही तरीके से उनके साथ बातचीत वगैरह कर सकें। ठीक है, अच्छा, accordingly a new system was put in place from January 2015. As a result of the efforts, the satisfaction level of guests improved and their loyalty reflected in the form of increase in repeat sales over the next 2 years. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब ये सब कुछ कर लिया तो हमारे गेस्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया और हमारे पास रिपीट कस्टमर्स आने लगे। ठीक है, आफ्टर 2 years while the organization was able to make some profit, अच्छा 2 साल के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, बट आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो वो 3 साल से लॉसेस में थी, अब इसने 2 साल के बाद प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। there were still low considering the capital employed, but सर जी हम जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, मीन्स हम जितना ROI चाहते हैं वो ROI हमें मिल नहीं रहा। हमने बहुत सारा यहाँ पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, बट उसके कंसिडरेशन में हमें जो रिटर्न मिल रहा है डेट इज लो। चले, इन जुलाई 2018 शैलजा मेहता सजेस्टेड टू मेक एक्सटेंसिव स्टडी टू रेडिकली रीडिजाइन एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिलीवर सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 वर्ड्स यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, रेडिकली रीडिजाइन एग्जिस्टिंग वेज। तो सर तो मतलब डियर फ्रेंड्स, ये कब होता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रेडिकली चेंज कब कर सकते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का क्या करें, BPR करें। एनी हाउ, तब हम क्वेश्चंस में आते हैं। मेन हमारा क्वेश्चन क्या, तो डियर हमने आपको क्या बताया कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ें तो आइडेंटिफाई करें कि आपके पास क्या क्या हिंट्स इंस्टीट्यूट ने आपको इस वाली केस स्टडी में दिए हुए। तो अगर आप जैसे यहाँ पे देखें कि इन्होंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि हम यहाँ पे 3 साल से लॉसेस में हैं और हम क्या चाहते हैं कि हम अपने आप को जो है वो मतलब रिवाइव करें, अपने आप को लॉसेस से जो है उसको हम मतलब चेंज करें। सो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि हम किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, हम अपना टर्न अराउंड करना चाहते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है, रिवर्सिंग द ट्रेंड ऑफ लॉसेस। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम कहां अपने आप को लेके जाना चाहेंगे, टर्न अराउंड की तरफ। इसी तरीके से स्टाफ मेंबर्स ने कहा कि साहब हमारी तो बातें ही नहीं सुनी जाती ऑर्गेनाइजेशन में, मींस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बॉटम अप अप्रोच नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो कॉर्पोरेट मींस कल्चर है वो जो है वो बॉटम अप अप्रोच को प्रमोट नहीं करता। तो डियर अगेन यहाँ से हमें हिंट मिलना चाहिए कि हम जो है किस तरीके से इस वाले MCQ को जब भी हम आगे पढ़ें तो हम किस तरीके से यहाँ पे अपना हिंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे स्टाफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, तो हमारे रेसिडेंट मैनेजर ने इनको एंथुसियाज्म और इंस्पिरेशन देना शुरू की। सो इसका मतलब क्या हुआ कि शी इज एक्टिंग लाइक व्हाट, अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बात है, अगर ये बोलती कि ठीक है साहब जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, तो हम इनको क्या नाम देते, हम इनको क्या नाम देते डियर, हम इनको कहते ट्रांजैक्शनल लीडर। बट चूंकि इन्होंने जो चल रहा है उसको चेंज करके इससे बेहतर करना चाहा, दैट्स व्हाई शी वुड बी नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे हमें पता चला कि हम अपने आप को रेडिकली रीडिजाइन करना चाहते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप अपना BPR करें। तो अब हम आते हैं एक्चुअल MCQs में। तो डियर जब भी आप केस पढ़ेंगे आपको यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आपको हिंट दिए हुए हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आगे प्रोसीड करना है। ध्यान दीजिएगा, फिट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट कैन बी रिलेटेड टू इंप्रूविंग लीडरशिप, नहीं इंप्रूविंग मोरल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन भी ठीक है कि साहब हम ना बेटर कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, बट सबसे अच्छा आंसर क्या है, टर्न अराउंड। क्योंकि डियर टर्न अराउंड में ही ये तीनों की तीनों चीजें आगे। टर्न अराउंड कब पॉसिबल है, जब आप अपनी मींस लीडरशिप इंप्रूव करें, अपना मोरल बढ़ाएं और आपस में कोऑर्डिनेशन करें, तभी तो आप टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो टर्न अराउंड अगर हमारे पास ऑप्शन है तो ये ऑप्शन बाकी सबको कवर करता है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, D, टर्न अराउंड। ठीक है, Name the strategic tool to measure and set goals for wastage in kitchen as per best practices। ध्यान दीजिएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो हमने कहा कि किचन में वेस्टेज तो हर एक तो मतलब इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के यहाँ भी होता होगा, बट अगर उनके यहाँ एवरेज वेस्टेज 3 से 4% है लेट से, तो हमारे पास 16% क्यों है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस वेस्ट को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें, जो कि हो सकता है कि प्रैक्टिकली फिजिबल ना हो, बट साहब कम से कम इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स तक तो लेकर आओ उनको। तो देखो इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि उन्होंने अपना मतलब सिस्टम इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि उनका डेली जो मतलब वेस्ट आता है एवरेज वो सिर्फ 3 से 4% होता है। तो फिर हमारा इससे ज्यादा क्यों है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम अपने वेस्टेज को कम से कम इंडस्ट्री के बेस्ट लेवल तक तो लेकर जाएं, विच इज 3 to 4%। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल तो कर रहे हैं,
लॉस असेसमेंट भी किया है, और टर्न अराउंड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये है क्या एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली है बेंचमार्किंग, जहाँ पे हम अपने लॉसेस को इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब इंडस्ट्री में और भी मतलब प्लेयर्स हैं, उनकी जो मीन्स लॉसेस आ रही हैं, हमारी लॉसेस उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ गया डियर, द लीडरशिप स्टाइल ऑफ शैलजा मेहता कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑटोक्रेटिक, नहीं, मोटिवेशनल नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल। तो डियर, अगर आपने केस को पढ़ते समय ये हिंट्स आइडेंटिफाई किए होंगे तो आपके लिए केस स्टडी के एमसीक्यूज आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा। आगे आते हैं, द सजेशंस मेड बाय शैलजा मेहता इन जुलाई 2018, बहुत ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2018। तो जुलाई 2018 में क्या हुआ? जुलाई 2018 में इनको प्रॉफिट्स तो आने लगे, बट उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया था। ध्यान दें, कहते साहब ऑर्गेनाइजेशन वाज एबल टू मेक सम प्रॉफिट, दे वर स्टिल लो कंसीडरिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये हुआ कि सर जी हमने इंप्रूव तो किया, हमने प्रॉफिट तो कमाना शुरू किया, बट ये प्रॉफिट इतना नहीं है जितना हमने कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो अगर आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फिर शैलजा मेहता ने क्या कहा कि अब आपको अपने आप को रेडिकली रीडिजाइन करना पड़ेगा। और इन्होंने ये कब कहा? जुलाई 2018। तो यहाँ पे इन्होंने जुलाई 2018 में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने को बोला? क्या करने को बोला कि सर कि डियर आपको अपना री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, मीन्स बीपीआर करना पड़ेगा। ठीक बात है। तुम्हारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बीपीआर। बट हाँ डियर, आपको पता है बीपीआर में जो रिस्क भी वो भी बहुत ज्यादा होता है। आगे आते हैं। अच्छा, कहते हैं साहब टू सक्सीड फ्रेश एयर हॉस्पिटैलिटी एंड रिजॉर्ट्स नीड्स टू। अच्छा, अगर फ्रेश एयर हॉस्पिटैलिटी और रिजॉर्ट्स को सक्सीड होना है तो उसको क्या चाहिए, इनको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, डिलीवर बेटर वैल्यू टू कस्टमर। ठीक बात है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपने कस्टमर्स को बेटर वैल्यू डिलीवर नहीं करते तो क्या वो आपके पास रिपीट आएंगे? नहीं। यही हमारे साथ हो रहा था, यही फिट एयर हॉस्पिटैलिटी के साथ हो रहा था कि जो एक बार आता है वो दोबारा हमारे पास आता ही नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? बेटर वैल्यू टू कस्टमर डिलीवर करना है। दूसरा, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है। तो अगर हमें अपने आप को सर्वाइव करना है तो हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने ज्यादा इनएफिशिएंट हो चुके हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने की स्थिति आ गई है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इफ लॉसेस वे आर अलाउड टू बी कंटिन्यूड, इफ लॉसेस वे आर अलाउड टू बी कंटिन्यूड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज डाउटफुल। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर इनएफिशिएंट। तो सर जी ये दोनों तो हमें करने पड़ेंगे, हमें हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ाना है और दूसरा हमें अपने आप को एफिशिएंट भी बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, फिट मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज ओवर कॉस्ट। मुझे बताएं, क्या आज आप इस मार्केट ओरिएंटेड, क्या आप इस मीन्स कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट में क्या आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप मिनिमम प्रॉफिट कमाएं? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कस्टमर्स आर रेडी टू पे यू हाई प्राइसेस, द ओनली थिंग दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज द बेटर सर्विसेज। आर यू गाइस गेटिंग? सर कैसे कह सकते हैं आप ये बात? डियर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आईफोन जो आईफोन आप लेट्स से कि 1000 यूएसडी का परचेज करते हैं, एप्पल कंपनी को हो सकता है कि उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 350 यूएसडी आई, सिर्फ $350, और आप उसके लिए $1000 पे करते हैं जीएसटी अलग से। तो सर जी 350 का सामान अगर एप्पल 1000 में बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है? बिकॉज यू आर गेटिंग सम वैल्यू फ्रॉम आईफोन। आर यू गाइस गेटिंग? हैव यू एवर आस्क्ड कि साहब आपके लिए तो ये सिर्फ 350 का है तो आप इसको 1000 का क्यों बेच रहे हो? नहीं, बिकॉज द प्रॉफिट एस्पेक्ट इज नॉट यूजुअली बी कंसिडर्ड बाय द कस्टमर्स व्हेन दे आर गेटिंग द एडिक्वेट सर्विस एंड व्हेन दे आर गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द कंपनी। तो इसलिए डियर, प्रॉफिट कमाना बुरी बात नहीं है। वो समय गया जब हमें लगता था कि प्रॉफिट कमाना गलत है। अगर आप आज के समय प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो फिर अपना एक्सपेंशन कैसे करोगे, अपना नए नए इनोवेशंस कैसे करोगे? आर यू गाइस गेटिंग? तो फ्रेश एयर हॉस्पिटैलिटी भी प्रॉफिट कमाए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट हाँ अपने आप को एफिशिएंट बनाए और ज्यादा बेहतर कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करे। प्रॉफिट कमाने में परेशानी नहीं है, हम ये अपना ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चल सकते कि हमें मिनिमम प्रॉफिट रिकवर करना है कॉस्ट पे, इससे तो फिर आप एक्सपेंशन ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ये दो हैं, पहला है डिफरेंस डिलीवर बेटर वैल्यू टू कस्टमर, दूसरा है इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। तुम्हारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? A 1 and 2। आर यू गाइस गेटिंग? क्योंकि आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग नहीं कर रहे, आप यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग कर रहे हो। इन्हीं हो आगे आते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? जहां आपने रेडिकल वर्ड पढ़ा और जहां पे आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, आपको याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये दो ही हो सकता है, तो आवर ग्लास हो सकता है और दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स? नेटवर्क। ऑल्सो कॉल्ड नन स्ट्रक्चर। जहां पे इन्होंने नन स्ट्रक्चर कह दिया तो फिर सब कुछ क्लियर हो गया कि ये किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, विच वर्चुअली एलिमिनेट्स ऑल इन हाउस वर्किंग। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक बात है। आगे आते हैं स्मूथ राइड। अच्छा, स्मूथ राइड एंड कंफर्ट राइड्स आर टू कार इंजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर।
manufacturing identical auto parts, both units are almost identical in every aspect. As a strategic manager of Comfort Ride, which process would you suggest to the management so that it has an edge over its competitor? Smooth Ride. अच्छा, ध्यान दीजिएगा, दो कंपनीज हैं, एक का नाम है स्मूथ राइड और एक का नाम है कंफर्ट राइड, ठीक है। और दोनों कंपनीज जो है ये आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। और अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी पे एज लेना चाहती है तो डियर आपको पता है कि हमारे जनरली तीन तरीके के बिजनेस लेवल्स या हमारे तीन तरीके के ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल, ठीक बात है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर लेट्स से कि आपका एक कॉम्पिटिटर ऐसा है जो कि बिल्कुल ही आपकी तरह है, सेम साइज, सेम स्ट्रेंथ, सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विसेज, अगर ऐसा अगर आपका कॉम्पिटिटर है तो उसके मुकाबले अगर आपको लीड लेना है डियर, तो आपको क्या सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पे चेंज करके काम हो जाएगा? नहीं। बिजनेस लेवल पे नहीं, ऑपरेशनल लेवल पे नहीं। अगर आप सही में उसके ऊपर एक एज लेना चाहते हैं तो आपको इन तीनों में चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ चेंज इन ऑल दीज थ्री। और कैसा चेंज करना पड़ेगा? रेडिकल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप माइनर चेंजेस करेंगे तो डियर माइनर चेंजेस तो वो भी कर लेगा, तो फिर आपने उसके ऊपर लीड कहां से ली? प्लीज मेरी बात पे ध्यान दें। अगर आपको सही में एक ऐसे कॉम्पिटिटर के ऊपर लीड लेनी है जो कि सेम साइज और सेम स्ट्रेंथ का हो, तो आपको अपने पास रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ही आप उससे आगे जा सकते हैं। और हाँ, एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। अब लेट्स से हमारी जो कंपनी है जिसका नाम क्या है, कंफर्ट राइड। अच्छा, तो लेट्स से कंफर्ट राइड ने अपने पास रेडिकल चेंज कर लिया, तो इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये मेक हो सकती है या तो ये ब्रेक हो सकती है, या तो ये बन जाएगी या तो ये हो सकता है बंद हो जाएगी। तो इसलिए आप जब इसे बीपीआर करने का सजेशन दें तो साथ में बोलें कि सर जी इसमें रिस्क भी बहुत है, बीपीआर करने वाली ज्यादातर कंपनीज हो सकता है कि सर्वाइव भी ना कर पाए फ्यूचर में। यू गाइस गेटिंग? ऐसा नहीं कि बीपीआर का सक्सेस रेट 100% आता है। मोस्टली केसेस में बीपीआर जिन कंपनीज ने किया है वो हो सकता है कि या तो इंप्रूव ही ना करें, और हो सकता है कि अगर इंप्रूव करें तो बहुत हो सकता है मार्जिनल इंप्रूव करें, और बहुत बार तो डियर बीपीआर हमारा सक्सेस ही नहीं होता। तो एनी हाउ आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे बताने पड़ेंगे कि ठीक है, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर में विच इज ऑफ द सेम साइज एंड सेम स्ट्रेंथ अगर आप एच लेना चाहते हैं तो आपको ये तीनों ही प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। और कैसा चेंज करना पड़ेगा? रेडिकल चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस में भी करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक में भी करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जैसा कुछ नहीं होता, मतलब ये दोनों में करना पड़ेगा। बट इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? बीपीआर। इन दोनों में चेंज तो करना पड़ेगा, बट कैसा चेंज करना पड़ेगा? रेडिकल चेंज। विच अप्रोच ऑफ आर&डी अप्रोच? ध्यान दीजिएगा, आर&डी के तीन अप्रोचेस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है टेक्नोलॉजी लीडर, दूसरा होता है इनोवेटिव इमिटेटर, और तीसरा होता है लोअर एंड टेक्नोलॉजी फॉलोअर। तो लेट्स से कि अगर सैमसंग ने अगर फोल्डेबल फोन लॉन्च किया तो सैमसंग दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने ऐसा कुछ लॉन्च किया। तो डियर जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि दुनिया में पहली बार हो रहा होता है, यू आर बेसिकली व्हाट? यू आर बेसिकली टेक्नोलॉजी लीडर। इसमें बहुत रिस्क होता है बट बहुत रिवॉर्ड भी होता है। देयर इज अ ह्यूज रिस्क, देयर इज ह्यूज रिवॉर्ड, ठीक बात है। बहुत बार क्या होता है कि यार हमें लगता है कि नहीं सर जी इतना रिस्क हम नहीं ले सकते, भले रिवॉर्ड ज्यादा है बट रिस्क भी बहुत है। तो ठीक है, सैमसंग को फोल्डेबल फोन लेकर आने दो, सैमसंग को फोल्डेबल फोन लेकर आने दो। फिर हम दो चीजें देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या सैमसंग सही में ऐसी टेक्नोलॉजी खोज पाई जो कि एक प्रॉपर फोल्डेबल फोन मार्केट में आ जाए, ठीक है। दूसरा, अगर आपने एक फोल्डेबल फोन प्रॉपर मार्केट में लॉन्च कर भी दिया, क्या कस्टमर्स का अट्रैक्शन आपको मिल रहा है? क्या कस्टमर्स आपकी तरफ मूव हो रहा है? हो सकता है कि आपने बहुत ही बेहतरीन फोल्डेबल फोन मार्केट में लॉन्च कर दिया बट कस्टमर इसको नॉन प्रैक्टिकल मानता है। कस्टमर को लगता है नहीं यार हमें ना इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम इसके लिए जो है बहुत हाई प्राइस पे करें। तो टेक्नोलॉजी आपकी साउंड होने के बावजूद कमर्शियली फेल हो गई, तो मुझे बताएं क्या मुझे ऐसा रिस्क लेना चाहिए? नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी इन्वेंशन में लीड नहीं लेती, उनको ये कहना है कि ठीक है साहब आपको नया R&D करना है, कर लो, आप नया R&D कर लो, उसका प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाओ। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में कमर्शियली वाइबल है तो फिर हम इसको इमिटेट करके कुछ अपने तरफ से इनोवेट कर देंगे। सो वी आर नोन एज इनोवेटिव इमिटेटर। और तीसरा होता है लोअर इन टेक्नोलॉजी फॉलोअर, जिनको डियर फ्रेंड्स नए R&D वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता। इनके पास जो भी R&D है, इनका मेन जो पर्पस होता है वो होता है डियर फ्रेंड्स लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये पैसा जो अपना लगाते हैं ये R&D में नहीं लगाते, ये अपना पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे कम कीमत में ये प्रोडक्ट को कैसे बना सके। भले वो प्रोडक्ट आपका कैसा हो, लोअर एंड हो, बट हाँ हमारा यहाँ पे जो मीन्स हम कह सकते हैं कि हाउ वी मेक थिंग्स इन द मार्केट by offering it in the least possible prices। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन क्या? Which approach of R&D
to implement strategic decision is glamorous, अच्छा glamorous and exciting strategy but also a very dangerous। तो मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा ग्लैमर कहाँ आएगा? जब आपने बिल्कुल ही घटिया और बिल्कुल ही सस्ते सामान बनाने शुरू कर दिए तब आपको लगेगा कि वी आर वेरी ग्लैमरस। नहीं सर, जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे और बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा तब आप बोलेंगे ना कि वी आर इन द ग्लैमरस लीग। आई गेस गेटिंग। तो सबसे ज़्यादा ग्लैमरस और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है? बट जहाँ पर रिस्क भी सबसे ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी लीडर। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है बट हाँ रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है डियर, करीबन 2.5-3 साल हो गए सैमसंग का जो फोल्ड फ़ोन है वो इकलौता फ़ोन है जो कि प्रॉपर फोल्डेबल फ़ोन है मतलब मार्केट में, और इससे सैमसंग जो है वो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। एनीहाउ, आगे आते हैं। जयपुर मार्ट इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर राजस्थान कम्स एंड सेल्स देयर गुड्स is charging zero commission for listing goods but they take 1% of the sales per month from the seller। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि एक ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है जयपुर मार्ट और पूरे राजस्थान से सेलर्स यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं फ्री में। मतलब आप फ्री में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं बट आप जितना भी प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म जयपुर मार्ट के थ्रू सेल करेंगे उसका 1% आपको कमीशन देना पड़ेगा। उन्होंने पूछा ये क्या है? बिजनेस इंटेंट है, बिजनेस आइडिया है, बिजनेस डेफिनेशन है, बिजनेस मॉडल। इसमें जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा डियर, आपने चैप्टर नंबर 3 ऑफ एसए में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो होता है ये ट्रांसलेट होता है अलग अलग लेवल्स पे, और ये ट्रांसलेट कैसे होता है? सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होता है? ऑर्गेनाइजेशन के विजन पे, देन मिशन पे, देन बिजनेस डेफिनेशन पे, देन बिजनेस मॉडल पे, और फाइनली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे। फाइनली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक बात है। लेट्स से कि दो फ्रेंड्स, एक का नाम है सचिन बंसल, दूसरे का नाम है लेट्स से बिन्नी बंसल। एक है हमारे सचिन बंसल साहब, दूसरे का नाम है बिन्नी बंसल। सर ये दोनों कौन है? फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स हैं। अब तो खैर ये कंपनी में नहीं रहे, अब तो कंपनी का मैनेजमेंट कोई और देखता है। बट लेट्स से दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है सचिन बंसल, दूसरे का नाम है बिन्नी बंसल। इनको फ्लिपकार्ट बनाना था तो इनको अपने पास एक विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल और गोल्स और ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करना था। तो आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट के लिए इनका विजन क्या होगा? विजन होगा हमारा इंडियाज लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स एट एवरी होम। मतलब ये हुआ कि हर किसी को हम ई कॉमर्स के थ्रू कवर करना चाहते हैं और भारत की सबसे बड़ी हम ई कॉमर्स कंपनी बनना चाहते हैं। दैट वुड बी आवर विजन। ठीक बात है साहब। मिशन क्या होगा? मिशन क्या होगा कि हम हर रेंज में काम करेंगे, हम बेस्ट आईटी इस्तेमाल करेंगे, हम भारत के हर लोकेशन में काम करेंगे। मींस एवरी ज्योग्राफिक लोकेशन, एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट रेंज यूजिंग द बेस्ट आईटी एंड मेकिंग the products available to the customers in the least possible time and in the most efficient way. That is going to be our mission। ठीक बात है। चलें, तो विजन हो गया, मिशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब बिजनेस क्या करोगे? बिजनेस कैसे करोगे? तो साहब हमें ना अक्रॉस द प्रोडक्ट रेंज काम करना है विच इज लीगल टू बी सेल इन इंडिया। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो मतलब गोला बारूद मतलब बेचना जो है वो क्या नाम है कि मतलब स्टार्ट कर दिया। वट एवर इज लीगली अलाउड टू बी सोल्ड इन इंडिया हम उसको सेल करेंगे। और कैसे सेल करेंगे? थ्रू आवर वेबसाइट सेल करेंगे और थ्रू आवर फोन ऐप सेल करेंगे। और ये जो फोन ऐप है हम ये एंड्रॉइड के लिए भी लेकर आएंगे और हम ये iOS के लिए भी लेकर आएंगे। सो दैट इज आवर बिजनेस डेफिनेशन। यहां तक बात समझ में आ गई। बट साहब पैसा कहां से आएगा? रुपयो कहां से आएगा? Are you guys getting? Means from where the money is coming? Because at the end the only thing that matters is your money। कि साहब कैसे करोगे? मीन्स बिजनेस का मॉडल क्या है? व्हाट इज द मॉडल ऑफ योर बिजनेस? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम जब भी अपने प्लेटफॉर्म पे सेलर्स को लिस्ट करेंगे हम हो सकता है कोई फीस रखें मीन्स आवर मीन्स लिस्टिंग फीस, या हो सकता है ये फ्री भी हो। बट सेलर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ सेल करेगा तो हम कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। तो हम कुछ हो सकता है कि इनसे कुछ मीन्स हम वी आर गोइंग टू चार्ज सम कमीशन। हो सकता है कि हम इनसे कुछ एनुअल फीस भी लें, हो सकता है हम इनसे कुछ एनुअल फीस भी लें। मीन्स ये हमारा रेवेन्यू मॉडल है। दिस इज आवर रेवेन्यू मॉडल, दिस इज आवर बिजनेस मॉडल। सो रेवेन्यू मॉडल इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस मॉडल। ठीक बात है।
इन सब के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनिशियली 500 करोड़ रुपीस की हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा आएगा, कितना खर्चा होगा, दैट ऑल इज बीइंग एक्सप्लेन्ड और दैट ऑल इज बीइंग स्टेटेड इन योर बिजनेस मॉडल। और फाइनली आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सर यहाँ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन हम अपना टर्नओवर 1000 करोड़ करेंगे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन हम कोशिश करेंगे कि 10,000 प्लस सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे हम मीन्स एनरोल कर लें और हमारे वेबसाइट में रोज कम से कम 1 करोड़ प्लस हिट्स या फिर क्लिक्स आए। सो दैट मे बी आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आर यू गाइस गेटिंग? तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो कैसे ट्रांसलेट हुआ? विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, आप ऐसे डियर बहुत सारे जो मतलब ये जो मतलब भविष्य में आप लोग यू गाइस आर गोइंग टू बी, आपके माइंड में कोई स्टार्टअप भी होगा कि हमें ना हमें कुछ स्टार्टअप की तरफ जाना है। और स्टार्टअप के लिए डियर बहुत जरूरी होता है फंडिंग अरेंज करना। तो मैं आपको कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। जब भी आप स्टार्टअप के लिए फंडिंग अरेंज करने के लिए जाएंगे तो जो इन्वेस्टर होगा, अगर वो बिल्कुल ही मनी माइंडेड इन्वेस्टर होगा, वो आपके ना तो विजन से कंसर्न्ड है, ना वो आपके मिशन से कंसर्न्ड है, ना वो बिजनेस डेफिनेशन से कंसर्न्ड है। द ओनली थिंग ही इज कंसर्न्ड अबाउट योर बिजनेस मॉडल कि साहब अपना बिजनेस मॉडल बताओ, अपना बिजनेस मॉडल बताओ। और इवन जिन्होंने शार्क टैंक वगैरह शोज वगैरह देखे हैं, उनको भी वहां से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि nobody is really interested in your vision mission. Only thing that they are interested in your business model. हाँ, अगर उनको आपका बिजनेस मॉडल अच्छा लगा तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका विजन क्या, आपका मिशन क्या। बट द फर्स्ट थिंग दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर कंसर्न्ड विद, और मैं आपको मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है ये मेरा, कि मोस्टली वी आर कंसर्न्ड विद योर बिजनेस मॉडल। और हाँ, अगर लेट्स से कोई इन्वेस्टर जो है उसको अगर लॉन्ग टर्म तक आपका एसोसिएशन चाहिए, अगर आपको वो सही में लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, आपके स्टार्टअप में दम है, तो हो सकता है कि वो बिजनेस मॉडल में बाद में जाए, आपसे वो आपका विजन मिशन पूछे। तो जनरली स्टार्टअप कंपनीज जब भी मतलब फंडिंग वगैरह अरेंज करना के लिए मतलब जा रही होती हैं, तो ये इस तरीके से मूव नहीं करता कि पहले आपने विजन बताया, फिर मिशन बताया, फिर बिजनेस डेफिनेशन, फिर बिजनेस मॉडल, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये स्टार्ट ही होता है आपके बिजनेस मॉडल से, देन ये भले विजन की तरफ आए तो है। आर यू गाइस गेटिंग? चलिए, आपका समय पास क्यों करना। तो मुद्दे वाली बात, हमारा क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन क्या था हमारा? अच्छा, जयपुर मार्ट इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर राजस्थान कम एंड सेल देयर गुड्स इज चार्जिंग 0 कमीशन फॉर लिस्टिंग गुड्स। मतलब ये होगा कि साहब आप अपने आप को एनरोल कर लो, गुड्स हमारी वेबसाइट में आप एनरोल कर सकते हैं, हम आपसे कोई भी तरीके का फीस नहीं लेंगे, बट हाँ जो भी आप हमारे वेबसाइट के थ्रू सेल करेंगे उसका 1% हम आपसे कमीशन के फॉर्म में चार्ज करेंगे। सो दैट इज बेसिकली कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कितना आएगा, किन किन सोर्सेज से पैसा आएगा, दैट इज फॉर व्हाट? बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल, क्योंकि यहाँ पे मनी की बात होती है। क्यों पैसा पैसा करती है? ऐसा नहीं होता यार, पैसा पैसा करना पड़ता है जीवन में। एनीहाउ, फाइनली आते हैं। अच्छा, कहते हैं हुपो a honey brand decided to start a new brand for making honey ginger candies. अच्छा, टू मीट द राइजिंग डिमांड। तो अभी हम हनी बनाते थे, अब हम हनी जिंजर कैंडीज बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात ऑलरेडी पता है। तो लेट्स से जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है और जो हमारा नया बिजनेस है, मीन्स न्यू बिजनेस है, अगर इस एग्जिस्टिंग बिजनेस और नए बिजनेस में लिंक है किसी भी तीन में से किसी भी एक एस्पेक्ट में, सबसे पहले क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी वाइज ये लिंक्ड है, या ये प्रोसेस वाइज लिंक्ड हैं, या ये मार्केट या फिर कस्टमर वाइज लिंक्ड हैं, तो आप ऐसे डाइवर्सिफिकेशन को क्या नाम देते हैं? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अगर ये तीनों में से किसी से भी लिंक नहीं है तो आप ऐसे डाइवर्सिफिकेशन को क्या नाम देंगे? कॉन्ग्लोमरेटिक डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हम पहले हनी बनाते थे, हम हनी और हनी के मींस प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, अब हम हनी जिंजर कैंडीज बना रहे हैं। तो मुझे बताएं, क्या प्रोसेस आपको लगता है एग्जैक्टली सेम होगा? नहीं सर, एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा। मार्केट आपका सेम हो सकता है कि जो बच्चे आपसे हनी खरीद के लेके जा रहे हैं वो आपसे हनी जिंजर कैंडीज भी लेके चले जाए। Are you guys getting? So हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लिंक है हनी और हनी जिंजर कैंडीज से। सो दिस मे बी अ वे ऑफ योर कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज देयर इज अ बिट ऑफ लिंकेज इन आवर एग्जिस्टिंग एंड आवर न्यू बिजनेस, वेदर इन द फॉर्म ऑफ दी मीन्स। तो आपका मतलब लिंकेज मतलब किस तरीके का हो सकता है डिफरेंस? आपका लिंकेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ दी मीन्स टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मार्केट। अगर तीनों में से कैसे भी लिंक हो तो आप इसको क्या नाम देंगे?
कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। तो फिर चलें, फिर थोड़ा सा हम आपके साथ ये एमसीक्यू तो हमने आपके साथ देख लिया, कुछ मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं और इसमें कोई ऐसा कोई खास मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा आपको मतलब परेशान कर सके। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो उन्होंने पूछा हुआ एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मेजर बेनिफिट्स क्या है कि आपके लिए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह से काम करता है, या आपको हेल्प करता है टू जनरेट योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या आपको हेल्प करता है टू इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, या आपको हेल्प करता है टू फाइंड द पाथ फॉर द फ्यूचर एक्सेट्रा। अच्छा, कहते हैं साहब मतलब चैलेंजेस फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो डियर, ऐसे क्वेश्चंस आप जनरली एग्जाम के लिए कंसिडर नहीं करते कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं वाइल डिजाइनिंग फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास क्या क्या मेजर इश्यूज होते हैं। इनके पास लेस ऑटोनॉमी होती है कंपेयर टू द प्राइवेट प्लेयर्स। ये अपना मिशन और ऑब्जेक्टिव वगैरह इजीली चेंज नहीं कर सकते। ये अपने आप को अनरिलेटेड एरियाज में मीन्स डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। मर्जर्स एक्विजिशंस में इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पॉलिटिकल कंट्रोल होता है। और लेट्स इन्होंने कुछ भी अगर उल्टा सीधा अगर मतलब कर दिया तो डियर फ्रेंड्स मीडिया डिबेट्स में शुरू हो जाता है और इनके ऊपर मीडिया का ट्रायल शुरू हो जाता है। सो दीज आर द चैलेंजेस दीज कंपनीज फेस कंपेयर टू अ प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, अच्छा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। वुड वर्ल्ड लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर आइटम्स। चलें, दे ऑफर ट्रेडिशनल डिजाइन लो कॉस्ट फर्नीचर आइटम्स टू लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स। अच्छा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मीन्स ट्रेडिशनल डिजाइन ऑफर करते हैं, लो कॉस्ट फर्नीचर बनाते हैं और हमारा मीन्स टारगेट ऑडियंस कौन है, लोअर इनकम ग्रुप कस्टमर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द कंपनी हैज बीन ऑब्जर्विंग इन द फॉल इन द मार्केट शेयर। हमें ये लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से हमारा जो मार्केट शेयर है ये कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है। दिस इज ड्यू टू द चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंस बदल गई। टेस्ट प्रेफरेंस, डिजाइनिंग, बेटर क्वालिटी, इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर ऑफ बायर्स टुवर्ड्स द हाउस होल्ड फर्नीचर। क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब कस्टमर जो है उसके पास परचेसिंग पावर आ गई, तो जैसे कस्टमर के पास परचेसिंग पावर आएगी वो आपसे क्या मांगेगा, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर डिजाइन प्रोडक्ट। ठीक बात है, जो हम ऑफर नहीं कर रहे। The customers are switching away from traditional design and material that have been the backbone of Wood World Limited। जो हमारा बैकबोन होता था, क्या मीन्स हम क्या इस्तेमाल करते थे, मीन्स ट्रेडिशनल मीन्स मतलब एस्पेक्ट होते थे वो। अब कस्टमर को क्या चाहिए, मॉडर्न डिजाइन, मॉडर्न मटेरियल, जो कि हम ऑफर नहीं करते। एज अ सीईओ ऑफ वुड वर्ल्ड व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अवेलेबल टू यू। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा डियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे सिचुएशन में क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होगा कि ध्यान दीजिए, अगर हमने अपने आप को ट्रेडिशनल से मॉडर्न में चेंज नहीं किया तो डियर हम मार्केट से खत्म हो सकते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि हम अपने आप को, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम अपने आप को स्विच करें मॉडर्न फर्नीचर मेकिंग की तरफ, मॉडर्न मीन्स डिजाइन इस्तेमाल करें, मॉडर्न मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करें। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट ऑप्शन। मीन्स हम इंटरनली अपने अंदर ये सारे के सारे चेंजेस लेकर आए इंटरनली। बट सर अभी तक तो हमें जो है वो मतलब पुराने जो फर्नीचर्स होते थे सिर्फ उनको ही बनाने का एक्सपीरियंस था, हम नए फर्नीचर्स या नए प्रकार के फर्नीचर्स कैसे बना सकते हैं, इतनी स्पीडी हम अपने आप को कैसे वहां लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डियर फ्रेंड्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर सकते हैं ऐसी कंपनीज के साथ जो कि नए प्रकार के फर्नीचर्स बनाती है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी फर्नीचर का जो एरिया है वो तो है ही है, साथ में अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, रिलेटेड भी और अनरिलेटेड भी। और फाइनली अगर आपको लगता है कि फर्नीचर की इंडस्ट्री में आप सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे मतलब प्लेयर्स आ चुके हैं, तो आप हो सकता है कि फर्नीचर के अपने एरिया को लिक्विडेट करके कहीं और इन्वेस्ट कर दें, मीन्स डाइवेस्ट इन दी फर्नीचर एरिया एंड इन्वेस्ट इन somewhere else। तो आप ये भी कर सकते हैं। सो दीज आर गोइंग टू बी द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल विद द कंपनी, और ये सारे के सारे ऑप्शंस कंपनी के पास कॉर्पोरेट लेवल पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा गुड स्टेटमेंट कंपोनेंट, ये सारी बातें हो गई। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स, business faces several competition and aggressively market themselves with each other। luxury jet डियर, ये सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी में कई बार पूछा हुआ और हमने आपके साथ ना यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है केस स्टडी डिस्कशन का, उसमें भी ये क्वेश्चन है। इसमें आंसर आता है फोकस्ड डिफरेंशिएशन। हम ICSED एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ही रहते हैं केस वाले जो कि आप अच्छे दिया करें। आप एग्जाम में ऐसे ऐसे केस वाले क्वेश्चन पूछते हैं जो कि स्टूडेंट ने आज तक नहीं देखा, और जब आप RTP MTP देते हैं आप उसमें जो है वो मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज नॉट गुड। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं।
राजीव आर्या इज द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंपनी, अच्छा, दैट स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर्स। चले, There are 4 other manufacturers with similar products and sales volume। अच्छा, तो मतलब हम हैं और हमारे अलावा 4 और कंपनीज हैं, 4 और कंपनीज हैं, और वो कंपनीज कैसी हैं? With similar products and sales volume। मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री में 5 प्लेयर्स हैं और पांचों प्लेयर्स ऑफ द सेम साइज। तो मुझे बताएं कैसी इंडस्ट्री जिसमें 5 बड़े प्लेयर्स ऑफ द सेम साइज, वहां पे कंपटीशन कितना होगा? मीन्स देयर इज गोइंग टू बी द इंटेंस राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। ठीक बात है। अच्छा, करंट राइवल फर्म्स ऑल्सो ऑन अ नंबर ऑफ पेटेंट्स रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट। इसकी वजह से डियर फ्रेंड्स कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इनके पास बहुत सारा पेटेंट भी है जिससे वो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लेकर आ सकते हैं। द सप्लायर बेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो वेरी लार्ज। देयर आर मल्टीपल सप्लायर। मतलब सर जी की मतलब सप्लायर्स यहाँ पे मीन्स बहुत सारे हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जिसको भी यहाँ पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती होगी वो उनके यहाँ पे मिल जाता होगा। अच्छा, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल दैट कैन बी क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट फॉर द कंपनी। अच्छा, तो मुझे बताएं पॉटर्स के 5 फोर्सेस मॉडल क्या क्या होते हैं। सबसे पहले राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ मतलब सप्लायर, तीसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, चौथा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और पांचवा थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। ठीक बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस इंडस्ट्री में कुल मिला के 5 बड़े मतलब प्लेयर्स हैं विद सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सेल्स वॉल्यूम। तो मुझे बताएं कि अगर 5 बड़े प्लेयर्स हैं विच आर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज, तो क्या राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बहुत ज्यादा होगा? इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंस। और हमारे राइवल फर्म्स के पास बहुत सारे मतलब पेटेंट्स हैं जिसकी वजह से भी राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बहुत ज्यादा होगा। और आपको एक और बात पता है कि जो राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर होता है ये पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल का सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स होता है, क्योंकि बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, बट डायरेक्ट इफेक्ट पर मतलब डियर फ्रेंड्स मींस डायरेक्ट इंपैक्ट और एग्जिस्टिंग इंपैक्ट किसका आ रहा होता है? राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का। ठीक बात है। और यहाँ पे इस वाले केस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5 यहाँ पे टोटल मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं विच आर ऑफ द सेम साइज एंड सेम स्ट्रेंथ एंड सेम सेल्स मींस वॉल्यूम, और उनके पास बहुत सारे मतलब पेटेंट्स भी हैं जिसकी वजह से राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कब होती है? जब डियर नंबर ऑफ मतलब सप्लायर्स कम होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करता है द सप्लायर बेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी लार्ज एंड देयर आर मल्टीपल सप्लायर्स। मतलब बहुत सारे मतलब सप्लायर्स मार्केट में हैं। इसका मतलब सप्लायर्स के पास एज सच कोई बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर एज पर द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन हमें नहीं दिखती, क्योंकि सप्लायर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है। तीसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। अगर लेट्स से कि मार्केट में 4-5 बड़े मतलब प्लेयर्स हों और यदि उनके पास मतलब पेटेंट्स भी मतलब बहुत सारे हों, तो क्या बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बढ़ जाती है? हाँ सर। हाँ, इंडिविजुअल बायर्स के पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होगी, बट जो कॉर्पोरेट बायर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगी, क्योंकि वो जो है वो हमें मतलब थ्रेट कर सकते हैं कि अगर हम उनके टर्म्स में काम नहीं करते तो वो हमारे राइवल वैक्यूम क्लीनर की कंपनी में स्विच कर सकते हैं। सो एज पर द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन, हो सकता है कि इंडिविजुअल बायर के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर ना हो, बट यहाँ पे डियर फ्रेंड्स जो हमारे मीन्स कॉर्पोरेट मतलब बायर्स हैं उनके पास मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगा। और इसके 2 रीजन हैं। एक तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में 5 बड़े मतलब प्लेयर्स हैं, और दूसरा हमारे राइवल फर्म्स के पास डियर फ्रेंड्स बहुत सारे पेटेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ सकते हैं और हमारे लिए थ्रेट बन सकता है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी high, although the individual buyers may not have that much bargaining power, but the corporate buyers are definitely going to have a huge bargaining power in this case. ठीक है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। मुझे बताएं ऐसा तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं न्यू एंट्रेंट्स के बारे में, बट 2-3 बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहली बात हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में 5 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं जिनका सेम साइज और सेम सेल्स वॉल्यूम है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें ऑलरेडी मींस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, न्यू एंट्रेंट्स जनरली वहाँ पे जाना अवॉइड करते हैं। और दूसरा, इस इंडस्ट्री में पेटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो पेटेंट्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो किसी भी नए प्लेयर को मार्केट में एंटर करने के लिए वो सारे के सारे पेटेंट्स खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे। सारा का सारा IT वगैरह खुद से मतलब क्रिएट उनके पास हो सकता है कि ना हो पाए।
इसलिए नए एंट्रेंट का यहाँ पे थ्रेट इतना ज़्यादा नहीं है। इसके दो प्रमुख मतलब रीज़न है। पहला, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन ह्यूज है जिसकी वजह से नया एंट्रेंट यहाँ पे आना जनरली अवॉइड करेगा, और दूसरा यहाँ पे आपको ऑपरेट करने के लिए पेटेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। मीन्स यू नीड टू हैव दी पेटेंटेड आईटी जो कि आपके पास नहीं होगी, और उसको क्रिएट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच पावरफुल एट दिस टाइम। ठीक बात है। और फाइनली, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब मुझे बताएं वैक्यूम क्लीनर के लिए सब्स्टिट्यूट क्या होगा? सर वैक्यूम क्लीनर के लिए सब्स्टिट्यूट होगा काम वाली बाई, मीन्स हाउसमेड। तो अगर हाउसमेड की अवेलेबिलिटी अच्छी है और अगर हाउसमेड के प्राइसेस अगर ठीक ठाक हैं तो फिर लोग जो है वो हो सकता है कि वैक्यूम क्लीनर ना परचेज करके हाउसमेड को जो है वो हायर कर लें, एनरोल कर, मतलब हायर कर लें बेसिकली। तो हाउसमेड की वजह से आपके इस मीन्स इंडस्ट्री में एक इनडायरेक्ट कंपटीशन आता है, बट अगेन जिसकी हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहाँ पे हाई है या फिर लो है। तो ये हम इस तरीके से अपना आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आगे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये कुछ बड़ा क्वेश्चन लगता है। समर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ग्लोबली। बहुत अच्छी बात है। द कंपनी इज रेटेड बेस्ट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे फॉर 5 years in a row. The spread of the current pandemic had affected the internal and external environment of the company adversely. Such adverse impact has negatively impacted the revenue of the company. In order to survive and retain the business, the company decides to outsource a major part of its organization activities. अच्छा, मतलब ये हुआ कि जो काम हम पहले इंटरनली करते थे हमने उसको आउटसोर्स कर दिया है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस। मतलब ये हमने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। तो फिर हम इंटरनली क्या करते हैं फिर? नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस फंक्शंस आर स्कैटर्ड वर्ल्ड वाइड। मुझे बताएं कि आपको कुछ हिंट मिल रहा है विद अ स्मॉल हेडक्वार्टर कनेक्टेड टू द इंडिपेंडेंट बिजनेस ग्लोबली। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपने अपना ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्स कर दी होती हैं। आप एक स्मॉल हेड ऑफिस बनाते हैं जिसका काम होता है ओवरऑल कंपनी को मतलब मैनेज करना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्कैटर्ड होती है वर्ल्ड वाइड और आप उनसे जो है आईटी के थ्रू लिंक होते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनी इज मतलब किस तरफ वो मूव करी है? ट्रांसिटिंग इनटू, हम यहाँ पे क्या आंसर होगा? मतलब हमारा डिफरेंस नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लें। लास्ट क्वेश्चन, जुम्बा रोबोट्स एन इलेक्ट्रॉनिक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अ लीडर इन द बिजनेस सेगमेंट। अच्छा, तो हम ना इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब रोबोट्स बनाते हैं जिसमें हम वी आर दी किंग इन दिस मार्केट, वी हैव द हाईएस्ट मार्केट शेयर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स ग्रिप ऑन द मार्केट एज इट्स ओवरऑल पोजीशन स्टार्टेड टू वीकन। अच्छा, तो हमारी जो मार्केट में ग्रिप है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है और हमारी जो ओवरऑल पोजीशन है मार्केट में वो वीक हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्ट्रेटेजीज जो है हमें वो रिजल्ट नहीं दे रही जो हमें पहले दिया करती थी, क्योंकि उसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अगर हम मार्केट में नंबर 1 प्लेयर थे तो अब हम उसी स्ट्रेटेजी को अपना के फिर अपना पोजीशन लूज कर रहे हैं। इसका मतलब द स्ट्रेटेजी इज नॉट गोइंग अस, इज नॉट मींस यील्डिंग अस द मतलब रिजल्ट विच दैट स्ट्रेटेजी यूज्ड टू गिव अस। ठीक है। Question है difference. Discuss the type of audit that you like to suggest to to analyze the situation in the company. अगर आप दिमाग न भी लगाएं तो ये भी आपको पता है कि आपके एसएम के सिलेबस में बेसिकली एक ही ऑडिट है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑडिट। और अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो स्ट्रेटेजिक ऑडिट आप कब रिकमेंड करते हैं? जब आपको पता चलता है कि आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको शो करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है और आपको स्ट्रेटेजी जो है वो रिजल्ट नहीं दे रही, जो उसकी उससे एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट आपको आपकी स्ट्रेटेजी यील्ड नहीं कर रही। ऐसे सिचुएशन में आप जो वो स्ट्रेटेजिक ऑडिट यूज करते हैं। तो जुम्बा रोबोट को भी अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक ऑडिट यूज करना चाहिए। ठीक बात है। तो हमने आपके साथ डियर नवंबर 22 का आरटीपी देख लिया। जहां तक एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं केस वाले तो वो अच्छे केस मतलब क्वेश्चंस थे। अदर देन एमसीक्यूज कोई बहुत ज़्यादा इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं थे, बट स्टिल आपको डियर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करनी है तो हमने रिसेंटली एक एमसीक्यू की बुक भी मतलब लॉन्च की थी, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट में बस हम आपको यही की बात बोलेंगे डियर, स्टे मोटिवेटेड, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें एंड ऑल सक्सेस विल बी योर्स। तो फिर इस बात के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सबको टाटा बाय।